Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence. Hello friends, how are you all? So friends, if you are preparing for CA Inter Auditing and Assurance for May 21 and November 21, then here is the video for you. By this video, you can prepare, you can revise your chapter number 1 to chapter number 8 of Auditing and Assurance with me. So please इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की रिवीजन आप थरोली, कॉम्प्रहेंसिवली और सिंपल भाषा में कर सको. होपफुली ये लेक्चर, ये रिवीजन आपके काम आए. और इस रिवीजन लेक्चर में मैंने जो चार्ट्स यूज किए हैं वो चार्ट्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. उस टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दी है. अगर किसी को वो चार्ट चाहिए तो मैंने आपके हमारे गूगल ड्राइव पे भी अपलोड किए हुए हैं, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे छोड़ रहा हूं. तो आप दोनों वे से इन चार्ट्स को पा सकते हो और अपने रिवीजन को कर सकते हो. So all the best for your preparation and wishing you all the luck in your examination. I hope आप फ्लाइंग कलर के साथ अच्छे मार्क्स के साथ सीए इंटर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का पेपर कंप्लीट कर पाओ. थैंक यू सो मच. Yes, can we start? Yes, so firstly we'll revise chapter number 1, chapter number 2. Okay. So this is the revision chart of chapter number 1 in front of you. Not? Oh, sorry. Yes, अभी दिख रहा है चार्ट. Chapter number 1, nature of the auditing. Okay. So पहला point, that is definition of audit. So tell me, what is the definition of audit? Audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size, when such an examination is conducted. Love you all. Next one, objectives of audit. दो ऑब्जेक्टिव है, पहला है टू ऑब्टेन एंड टू रिपोर्ट. कुछ वापस एक बार, कुछ लेना है, कुछ लेना. टू ऑब्टेन व्हाट? अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर free from material mistake. What is material misstatement? The material difference between what is and what should be, and to report on the financial statement. बस इतना ही. उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट. दो प्रकार के ऑडिट होते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी और दूसरा आता है स्टैट्यूटरी मतलब विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. कौन से ऐसी एंटिटीज है जिसको ऑडिट करवा के रहना जरूरी है? कंपनीज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एलएलपी है जो. एंड वॉलंटरी ऑडिट मतलब क्या? प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म होते हैं. वेरी गुड. उसके बाद हमने देखा व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर इन एन ऑडिट. तो बताएंगे प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स से ये क्या है? ये प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर एग्जाम में सवाल आया था. तो व्हाट आर द प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर इन एन ऑडिट? ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. उसके बाद रिव्यू द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, चेक द अरिथमेटिक एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन ऑफ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन. उसके बाद प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, कंपैरिजन ऑफ बैलेंस शीट विद द अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स फॉर द assets, we check the T, E and V. What is T? Title. E, existence. V, value. उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज. एंड ये अगर याद करना है तो याद करो, अदरवाइज इतना भी याद करेंगे तो हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट वन,
what are the advantages of getting books of accounts audited and financial statement audited? It safeguards the interest of the stakeholders. Moral check on the employees. Settling the tax liability, settling the trade dispute, settlement of the accounts of the partners, detection of wastages and government के लिए क्यों जरूरी है? Because to grant the licenses. Okay. उसके बाद this is scope of audit. ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं. नॉट सो इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से जो पॉइंट है कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट, वो प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स टू बी कवर में कवर हो चुका है. अगर वो सवाल पूछा जाएंगे तो ये नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे तो वो नहीं पूछेंगे. ये क्यों नहीं पूछेंगे? बिकॉज ये बहुत सारा और वो सारा इंपॉर्टेंट लग रहा है. एक बार बस पढ़ लेते हैं इसको. स्कोप ऑफ ऑडिट में कवर एडिक्वेटली ऑल एस्पेक्ट. उसके बाद whether the information is reliable and sufficient. उसके बाद whether the information is properly disclosed. related party का एग्जांपल दिया था. उसके बाद reliability and sufficiency again of the information. उसके बाद information disclosed properly, comparison the financial statement with the underlying records, considering the judgments. provision का एग्जांपल मैंने आपको दिया था. उसके बाद ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द ड्यूटी. जो आपके स्कोप में नहीं आता है वो हम लोग नहीं करेंगे. वेरी गुड, चलो ये जाने दो. उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद द डिफरेंट डिसिप्लिन. कौन कौन से है? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. उसमें अकाउंटिंग ऑडिटिंग में क्या है आप लिखेंगे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑल याद होने चाहिए. अकाउंटिंग एंड लॉ, बहुत सारे लॉज होते हैं. यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द लॉज जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो. यस और नो? ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंसेज, बिकॉज हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलेंगे तो वी शुड हैव अ बिहेवियरल साइंस का नॉलेज. उसके बाद स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स, वो हम लोग सैंपल वगैरह ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल होगा. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा. उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारे बजट्स, वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे, उनका चेकिंग के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस्तेमाल होगा. और प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, रीऑर्डर लेवल और ये सारी बातें प्रोडक्शन के कॉस्टिंग में जो भी सीखोगे वो भी जरूरी है बिकॉज इन्वेंटरी मैनेजमेंट इसी के ऊपर डिपेंड करेगा. यस और नो? अरे पक्का. आगे बढ़े. नेक्स्ट, व्हाट आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट? कम ऑन. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. जोशी बोलेगा. नेचर ऑफ, कोई नहीं बोलेगा. ऑल विल शट देयर डर्टी माउथ, ओनली जोशी विल आंसर. पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. दूसरा, उसके बाद वेरी गुड. ओह वाह वाह वाह. ओके. टाइमलीनेस ऑफ, वेरी गुड. क्या जवाब है? ताली बजनी चाहिए जोशी के लिए. कम ऑन. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. इसको बोलते हैं पलटवार. उसके बाद हमने देखा था कि ऐसे 210 की कुछ बातें थी. ओके. एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. उसमें हमने ये देखा था कि पहले हम लोग क्या देते हैं, क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर देते हैं, उसके टर्म्स को हमको एक्सेप्ट करके लेना पड़ेगा. तो ऐसे 210 का नाम है दैट इज एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर. मुझको एक बात बताएंगे, एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या लिखेंगे रे? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट. उसके बाद ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड ऑफ द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, ये उसमें देंगे. वेरी गुड. अच्छा मतलब मुझको एक बात बताएंगे कि एवरी टाइम वी हैव टू इशू न्यू एंगेजमेंट लेटर. द ऑडिटर इज नॉट may decide not to issue new engagement letter but in certain circumstances he will issue new engagement letter. तो उसमें हमने देखा था क्या चेंज क्या क्या चेंज होगा बोलो? चेंज इन द टर्म्स, चेंज इन द टर्म्स, चेंज इन द सीनियर मैनेजमेंट. उसके बाद चेंज इन द ओनरशिप. वेरी गुड. चेंज इन द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. उसके बाद चेंज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीनियर मैनेजर, हो गया. और नेचर ऑफ व्हाट? नेचर ऑफ एंटिटी. तो ये चेंज हो गया. और एक मिसअंडरस्टैंडिंग. ओके. कितने चेंज है? 6 चेंजेस है और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है. तो चेंज होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगा ही. ठीक है. तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, नया एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे. वेरी गुड. अच्छा, रिकरिंग ऑडिट में एक बात बताएंगे. व्हाट इज रिकरिंग ऑडिट? रिकरिंग ऑडिट मतलब कि मैं एंटिटी का बार बार ऑडिट कर रहा हूं या फिर एंटिटी का बार बार ऑडिट हो रहा है? मैं एंटिटी का बार बार ऑडिट कर रहा हूं. तो इसमें चेंज में वही सारी बात है. तो हम लोग बात करें ना, इशू ऑफ न्यू एंगेजमेंट लेटर, न्यू एंगेजमेंट लेटर, तो ये इसमें कवर हो चुका है. ठीक है जी. अरे ओके. उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ए क्वालिटी इन एन ऑडिट. बताएंगे लीडरशिप के लिए क्या क्या लिखेंगे. So he is responsible for overall quality. Okay, he will be responsible to pass on the messages to the engagement team member. Okay, चलो ये भी अपनी बात. उसके बाद ये अपने के लिए रिटेल सवाल आने में काम आएगा. एथिकल रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर एंड. वेरी गुड.
उसके बाद आएगा एक्सेप्टेंस, ये 210 में कवर हो चुका है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बोलो रिटेल सवाल में ये भी आ सकता है। ह्यूमन रिसोर्स में क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट कैसा होगा, उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको क्या करना पड़ेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कि एंगेजमेंट हमारा हो रहा है ना, ऑडिट हो रहा है, तो उस टाइम पे डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू कब करेंगे, ये सारी बातें इधर अंदर लिखी हुई है। देखो यहाँ पे सुपरविजन लिखा हुआ है, ट्रेनिंग लिखा हुआ है, कोचिंग लिखा हुआ है, रिव्यू करो उनके काम का, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग, सेम अगेन कि मॉनिटर करो कि तुम्हारा ऑडिट जो है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेटरी मैटर से हो रहा है नहीं हो रहा है, फर्म के खुद के क्वालिटी कंट्रोल्स को वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, बस इतना ही आपको इसमें याद करना है। आगे बढ़ेंगे, यस, लिमिटेशन और स्कोप, ये इंपॉर्टेंट है, और ऊपर कुछ रह गया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रह गया शायद, इंडिपेंडेंस, यस। तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है बताओ, तो इंडिपेंडेंस शुड बी इन माइंड एंड एज वेल एज इन द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट इन माइंड एज वेल एज इन अपीयरेंस। माइंड में मतलब क्या, without affecting the influence of senior management and other people, and independence in appearance का मतलब क्या, avoid, auditor should avoid such circumstances which third party may believe that there is a compromise in what, the auditors integrity, objectivity, professional skepticism। तो सवाल बनता है, what is professional skepticism? It is the attitude of what, questioning mind, attitude of disbelief and being alert to the conditions which may indicate the possible misstatements in the financial statement, and last one, critical assessment of, very good, very good। उसके बाद लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, अगर मान लेते हैं आपके ऑडिट के ऊपर लिमिटेशन आ गया, अगर प्रायर टू एक्सेप्टेंस लिमिटेशन आया है तो, नॉट टू एक्सेप्ट, और पोस्ट आया है तो आज द रीजन, और आज रीजन पूछने के बाद आपके क्या क्या उसके इफेक्ट होंगे वो पूछेंगे, मतलब लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस एंड कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, और फिर रिपोर्ट, और इससे भी नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप छोड़ देंगे, आर यू श्योर, पक्का। उसके बाद इंडिपेंडेंस की वापस बात करते हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, कम ऑन, फांसी, फांसी याद करेंगे, फांसी। व्हाट इज एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फैमिलियरिटी थ्रेट, ए स्टैंड्स फॉर एडवोकेसी थ्रेट, एस, अरे आगे यस है ना, एफ, एस मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। बताएंगे व्हाट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, वेरी गुड, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स इन नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स, वेरी गुड। उसके बाद हो गया एडवोकेसी थ्रेट, अच्छा मतलब वो अंडर राइटिंग वगैरह देखा था, या फिर आप किसी ट्राइब्यूनल में या फिर किसी भी अथॉरिटी के सामने अपने क्लाइंट को प्रस्तुत कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसमें जो आपने बोला है वो छुपाने के लिए आप क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस को बाजू में रख के कुछ और रिपोर्ट भी दे सकते हैं। एफ स्टैंड्स फॉर लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट, और close relatives of a engagement team members are the senior management of a company। I stands for intimidation, fear of losing the clients। ओके, तो ये इसमें लिखेंगे, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। उसके बाद अगर ये थ्रेट्स है तो उसके सेफगार्ड्स भी होंगे, क्या क्या सेफगार्ड्स है बोलो, पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वो जो भी है उसको फॉलो करो। नेक्स्ट वन, अगर कुछ थ्रेट लग रहा है तो चेक करो, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, और अगर नहीं हो रहा है तो नॉट टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। वेरी गुड, क्लियर है, यहाँ पे खत्म हुआ अपना चैप्टर नंबर 1। क्लियर है, एनी डाउट सो फार, नो, चलो थैंक मी, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, पहली बात करेंगे ऑडिट स्ट्रेटेजी, किसकी बात करेंगे, ऑडिट स्ट्रेटेजी। व्हाट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी, इट सेट्स दी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, किसको करता है ये, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, कब करना है, क्या करना है, एंड द गाइड्स टू डेवलप द ऑडिट प्लान। मतलब हमने देखा ना कि कभी कभार पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी फिर ऑडिट प्लान, या कई कभार पहले प्लान फिर स्ट्रैटेजी, दोनों भी इस्तेमाल हो सकता है। टाइमिंग इसका फिक्स नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ये है कि पहले स्ट्रैटेजी बनाओ फिर क्या करो, प्लान बनाओ। तो स्ट्रैटेजी में आपको क्या डिसाइड करना है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, किसका, ऑडिट का। अरे क्लियर है। नेक्स्ट नीचे देखो, एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। अगर आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी बनानी है तो कौन से पॉइंट्स पे आपके ध्यान देना है, ये हमने डिस्कस डिटेल में नहीं किया है, लेकिन चार्ट में मैंने डाला हुआ है, एग्जाम में आया तो फिर ये याद करके जाना। पहले आइडेंटिफाई द स्कोप, अरे क्या करना है ऑडिट स्ट्रैटेजी, मतलब स्कोप डिफाइन करना ना, तो पहले क्या ऑडिट करना है, किसको ऑडिट करना है,
ये पहले स्कोप डिटरमाइन करो। असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, किसको रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर है, हम लोग इंटरनल ऑडिट भी हो सकते हैं, हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138 ये तो बताएंगे 138 में हम रिपोर्ट किसको करेंगे, मैनेजमेंट को। और अगर हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो किसको रिपोर्ट करेंगे, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को। ये सुनो, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या आपने फ्रॉड रिपोर्ट करना है, क्या आप इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के रिपोर्ट कर रहे हो, क्या आप जीएसटी ऑडिटर हो, क्या आप टैक्स ऑडिटर हो। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को समझो, उसके हिसाब से आपका क्या बदलेगा, ऑडिट का प्लानिंग बदलेगा। अरे सुनो, बिकॉज इंटरनल ऑडिट को डेली जाना पड़ता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट को डेली नहीं जाना पड़ता है। ये सुनो, नेक्स्ट वन, कंसीडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर्स सिग्निफिकेंट जो डायरेक्शन करने में मदद करेंगे वो डिसाइड करो। कंसीडर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। व्हाट आर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, वो हमने देखा था ना। व्हाट आर द प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, है ना, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट। कितने थे, 6। पहला एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एएफआर है, उसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला प्रेजेंट प्रिपरेशन नॉट प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैनेजमेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा provide information management your responsibility, provide additional information management your responsibility, and to give the unrestricted access to the persons, management your responsibility। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के टाइम पे ये बातों पे ध्यान दो। एंड असर्टेन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्शन ऑफ रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे ऑडिट स्ट्रेटेजी देखो ना, मीनिंग में यही लिखा हुआ है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन। एस्टैब्लिश करने के टाइम पे भी यही याद रखना, क्या, पहले ऑब्जेक्टिव, स्कोप, उसके बाद नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट। तो दोनों सेम लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, याद करने की कोशिश करो, ठीक है। यहां पे खत्म हुआ अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं ऑडिट प्लान। तो व्हाट इज ऑडिट प्लान, इट एनेबल्स हिम यानी कि ऑडिटर टू कंडक्ट एन ऑडिट इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। तो ऑडिट प्लान का ये ऑब्जेक्टिव है, वाई ऑडिट प्लान, वाई टू कंडक्ट द ऑडिट इन efficient, effective, and what are the benefits of audit? Come on, appropriate attention to the important areas. उसके बाद identify and resolve the potential problems, properly organize the audit engagement, okay, selection of engagement, DSR करेंगे उनको, yes or no, and coordination the work with the auditors expert. Okay, very good. Next one, come on. Next सवाल है आपका ऑडिट प्लान का, ये हो गया ना। Yes, description of audit plan बताएंगे, इसमें क्या क्या लिखेंगे, आंटी ऑफ आरएपी, एफएपी एंड ओएपी, ठीक है। इसमें और एक भी था ना ऑडिट प्लान में, डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान। डॉक्यूमेंट में क्या लिखेंगे, आरएपी, ओएपी, ओएपी, उसके बाद ऑडिट प्लान, चेंज इन द ऑडिट प्लान एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। इसमें और एक सवाल बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा ऑडिट प्रोग्राम। तो व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, कंसिस्ट ऑफ व्हाट, सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन। इट्स पर्पस क्या है, वेरी गुड, ओके। अभी देखो इसमें आप जब ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑडिट प्रोग्राम बन रहे हो, तो कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, यानी कि ऑडिट प्रोग्राम के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है जो आपने याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है, दैट एक ऑडिट प्रोग्राम जो है वो सारे बिजनेस के लिए प्रैक्टिकेबल नहीं है। मतलब एक ही प्रोग्राम बना है, सबके लिए वही फॉलो कर रहे हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। हर एक कंपनी का अलग अलग, हर एक एंटिटी का अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनना चाहिए। इट असिस्ट टू engage टीम मेंबर्स टू बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड। मतलब ऑडिट प्रोग्राम लोग क्यों बनाते हैं, बिकॉज हमको पता लगना चाहिए कि एंगेजमेंट टीम मेंबर जो काम कर रहे हैं ना, वो किस प्रकार से काम करेंगे, उनको डायरेक्शन में मदद कर रहा है। पीरियोडिक रिव्यू करना भी जरूरी है, ये सो नो। कंस्ट्रक्टिंग द ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट प्रोग्राम डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस। बस इतना है, मतलब ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट नहीं है, बस एक बार इसमें नजर जानी चाहिए ताकि वो बैक ऑफ द माइंड किधर तो फिक्स हो जाए, याद आए एग्जाम में तो कोड कर लेना, ठीक है। अरे ओके, डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, कैसे डेवलप करेंगे उसको, इट इज एन रिटन ऑडिट प्रोग्राम, इट इज ऑडिट ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन टू ऑडिट असिस्टेंट। अगेन सेम ऊपर वाला मसाला नीचे डाला है। रिलायंस ऑन द इंटरनल कंट्रोल, या इंटरनल कंट्रोल के ऊपर रिलाई करेंगे टू ड्रॉ द ऑडिट प्रोग्राम, बिकॉज यू डोंट नो राइट नाउ कि क्या क्या किस प्रकार की इंटरनल कंट्रोल्स है। टाइमिंग्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, आंटी की बात कर रहे हैं तो इसमें होना चाहिए आंटी एंड ऑडिट प्लानिंग, मतलब ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिट प्लान को भी इंक्लूड करा गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमने डिस्कस किया था, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो क्या क्या एडवांटेज है बोलो, असिस्टेंट द ऑडिट टीम मेंबर, मतलब क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑडिट, सिलेक्शन एंड असिस्टेंट
उसके बाद लेस रिस्क ऑफ इग्नोरिंग एंड ओवरलुकिंग, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क कैरिड यानी कि अकाउंटेबिलिटी की बात करें, यस और नो। एंड लास्ट वन, इट कैन बी प्रिंसिपल दैट कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस। ओके, अभी ये आईसीए के मॉड्यूल से मैंने यहाँ पे मसाले डाले हुए हैं, अपने नोटबुक को और इसको दोनों को कंपाइल करके याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम? rigid and mechanable, insufficient assistance may take the shelters and it may kill the initiative of the efficient employees. What are the ways to overcome those? Surprise check to client, surprise supervision of audit team and receptive attitude. ये याद है आपको? अरे पक्का, आगे बढ़े। Now next point very important is the materiality. So materiality के बारे में हमने डिसाइड किया कि what is materiality? It is a tolerable level of matter of, it can be at quantitative, qualitative and it can be set at what? Yes, उसके बाद what is the performance mortality? It is a level of mortality set by the auditor less than what? Virginal mortality. Why? Aggregate of uncorrected and undetected misstatements may exceed materiality of a financial statement as a whole, and it can be at what? Overall financial statement level and individual account balance level. Okay. Now, what is benchmarking? It is a base benchmark, the base for setting the materiality. परसेंटेज लेवल पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैंने पूरे फाइनेंशियल के लिए सेल्स बेंचमार्क लिया है, तो सेल्स का 10% विल बी माय मटेरियलिटी। मैंने परचेज लिया, परचेज का कुछ परसेंटेज मतलब क्या है मेरे लिए? मटेरियलिटी। तो बताएंगे ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए एक ही हो सकता है, फिर अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है ना। वेरी गुड। तो बताएंगे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बेंचमार्क? वीनस, वी स्टैंड्स फॉर, अरे मैं लिखा नहीं, वोलेटिलिटी, इसमें इनकॉर्पोरेट कर देना। वी स्टैंड्स फॉर वोलेटिलिटी। बताएंगे बेंचमार्क कैसा नहीं होना चाहिए? वोलाटाइल नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई बेंचमार्क वोलाटाइल है तो वो मेरे लिए बेस नहीं हो सकता, ये सो नो। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अलग अलग फाइनेंशियल में के एलिमेंट्स मेरे लिए बेंचमार्क हो सकते हैं। यूजर ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन 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 उसके यूजर्स हैं? लास्ट वन, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ए एंटिटी, की एंटिटी का स्ट्रक्चर कैसा है? डेट ओरिएंटेड है या इक्विटी ओरिएंटेड है? एग्जांपल दिए बेंचमार्क के कुछ, पहला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आपका बेंचमार्क हो सकता है। टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट टू टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इक्विटी और नेट एसेट वैल्यू, ये कुछ फैक्टर्स है, ये कुछ बेंचमार्क्स है जिसको इस्तेमाल कॉमनली किया जाता है। एग्जाम में सवाल आया तो बेंचमार्क की एग्जांपल भी दे देना। उसके बाद क्या मटेरियलिटी को रिवाइज भी किया जा सकता है? यस, चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस आएंगे, चेंज हुआ, मटेरियलिटी चेंज। एक्चुअल फाइनेंस स्टेटमेंट लाइकली टू बी सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम द एंटिसिपेटेड पीरियड एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, तो इसमें भी मटेरियलिटी चेंज हो सकती है। तो पहला एक तो सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुआ, और दूसरा क्या बोलो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिजल्ट क्या हो गए, आपको जो लग रहे हैं उससे अलग आ रहे हैं, देन यू इन दैट केस यू विल डिसाइड टू रिवाइज द मटेरियलिटी। अब डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंट करेंगे मतलब क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? मटेरियलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल, मटेरियलिटी एट इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस लेवल, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और कोई चेंज उसमें हो रहा है तो वो भी उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। सिंपल है ये 2 पॉइंट। मतलब क्या है कि मटेरियलिटी को लिखो, क्या मटेरियलिटी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है या इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस लेवल पे है, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अगर कुछ है तो वो भी लिखो, और अगर उसमें कुछ रिवीजन हो रहा है तो वो भी आपको लिखना है। अरे क्लियर है? अब ये, हाँ जी, किसमें किसमें? वो लिखेंगे और साथ साथ उसका अमाउंट भी लिखेंगे, कितना मटेरियल डॉक्यूमेंट करें, मतलब क्या? वी आर क्रिएटिंग एविडेंस दैट व्हाई वी डिसाइडेड सच काइंड ऑफ मटेरियल, उसका कैलकुलेशन भी लिख सकते हैं आप कि इस प्रकार से हमने मटेरियल को कैलकुलेट किया है, सो दैट इट विल बी सब्सटेंशिएट योर ओपिनियन। ओके, नॉलेज अबाउट क्लाइंट्स बिजनेस दैट विल रिवाइज एट द टाइम ऑफ एसए 315। ओके, समझे? ये चार्ट आपने देखा है कल, पक्का इससे रिवीजन करते रहना बार 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 बार। ओके, चलो that is chapter number 3, audit documentation and audit evidences. Okay, are you all ready? निवांत रिवाइज करेंगे, रिवीजन होगा, घाई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है? रिवीजन के चक्कर में घाई गड़बड़ ना हो। चलो तो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 आपके सामने। पॉइंट नंबर 1 दैट इज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो फर्स्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो एज पर एसए 230, सो प्लीज मार्क दिस ऐसे नंबर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड, दैट इज ऐसे 230। ऐसे 230 ने बताना है आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, relevant audit evidences obtained and conclusions reached। ओके, तो ये उसका मीनिंग है किसका? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का।
उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? इट इज द बेसिस फॉर द कंक्लूजन and it is the evidence that your audit was conducted as per the relevant standards on auditing. What is the purpose of the audit evidence? It will assist the engagement team to plan and perform. It will assist the engagement team to direct and supervise, and it will make the engagement team accountable. तो engagement team के लिए तीन है. पहला, plan and perform, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज, एंड इट विल मेक द एंगेजमेंट टीम अकाउंटेबल. कैसे? कि हमको पता है, हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि किसने क्या काम किया हुआ है, तो बाद में वो नहीं बोल सकता कि मैंने ये काम नहीं किया है. उसके बाद इंस्पेक्शन हो सकता है इंटरनल. इंटरनल इंस्पेक्शन मतलब क्वालिटी कंट्रोल अगर फॉलो हो नहीं हो रहे फर्म के खुद के, और एक्सटर्नल मतलब कि EQCR की बात कर रहे हैं. एंड इट इज अ मैटर ऑफ व्हाट? कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, यानी कि फ्यूचर पर्पस के लिए भी हम लोग उसको रेफर कर सकते हैं. यस और नो? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना इसको, ये एग्जाम में आ सकता है. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इज अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट? मतलब क्या फाइल साइज छोटा या फाइल साइज बड़ा है या छोटा है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी. हमने अमेजन का एग्जांपल देखा था. यस और नो? उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म, कितने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं? क्या आप टेस्ट बेस पे कर रहे हो, क्या आप सैंपल बेस पे कर रहे हो, या फिर आप 100% कर रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा. उसके बाद RMM आइडेंटिफाइड, यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है. अगर कम है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो बट ऑफ बात है डॉक्यूमेंटेशंस कम, और अगर RMM ज्यादा है तो ऑडिट फाइल साइज ज्यादा. उसके बाद ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, कितने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर रहे हैं आप. उसके बाद एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई, फ्रॉड वगैरह अगर आपने ढूंढा है तो बताएंगे क्या आपके ऑडिट फाइल्स का साइज बड़ा होगा, छोटा होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज यू ट्राई टू ऑब्टेन मोर ऑडिट एविडेंसेस, मोर ऑडिट प्रोसीजर्स. उसके बाद मेथोडोलॉजी यूज, अगेन वो टेस्ट बेसिस है या सैंपल बेस है, या फिर आप 100% कर रहे हो. उसके बाद कंक्लूजन्स रिस्क, अगर ज्यादा कंक्लूजन्स आ रहे हैं, every time I go I check something, I am getting something conclusion, I am getting something what the errors misstatements, then बट obvious सी बात है आपका क्या होगा, बोलो, फाइल साइज बड़ा होगा. उसके बाद एग्जांपल दिए उन्होंने कुछ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के. ऑडिट प्रोग्राम भी आपका ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है. समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये भी आपका ऑडिट डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है. ऑडिट प्लान हो गया, या फिर और भी कुछ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, दिस इज आल्सो व्हाट? इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सब लोग मेरे साथ है? अरे पक्का. उसके बाद हम देखेंगे ऑडिट फाइल. अब हो गया क्या, बोलो, ऑडिट डॉक्यूमेंट हो गया. अब देखेंगे ऑडिट फाइल. ओके, बताएंगे ऑडिट फाइल का मतलब क्या होता है. ऑडिट फाइल मतलब कि इट इज अ वन और मोर फोल्डर्स, जो हम लोग डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठा करते हैं, जिसको हम लोग एक या एक से ज्यादा फाइल्स फोल्डर्स में रख देते हैं. कि इसमें इलेक्ट्रॉनिकली रखे हुए डॉक्यूमेंट्स भी आते हैं. फाइल का मतलब ये नहीं कि फिजिकल फाइल होना चाहिए, फाइल का मतलब ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हम उसको मेंटेन कर सकते हैं. असेंबली, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. SQC1 हमको बताता है, व्हाट इज SQC1? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल. ओके, तो ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हमको बताता है कि इसको बनाने का जो टाइम लिमिट है वो 60 डेज फ्रॉम द ऑडिट रिपोर्ट, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब जो भी ऑडिट फाइल बनाओगे वो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर आपका ऑडिट फाइल प्रिपेयर होना चाहिए. उसके बाद कितने साल तक रखेंगे इसको? इसको रखेंगे हम लोग 7 साल तक. कहां से? ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के बाद 7 साल तक हम उसको रखेंगे. उसके बाद एक बार ऑडिट फाइल बन चुकी है तो क्या उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं? जी नहीं हो सकते हैं. यस और नो? हाँ, ऑडिट फाइल बनाने के टाइम पे भी उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते. हाँ, चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन वो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के होंगे. जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, कोलेटिंग हो गया, या फिर डिस्कार्डिंग द ओल्ड डॉक्यूमेंट, या फिर डिस्कार्डिंग द डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, ये वाले चेंजेस हो सकते हैं, बस एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के. उसके बाद आफ्टर फाइनल असेंबली, डिलीटिंग, डिस्कार्डिंग, सुपरसीडिंग डॉक्यूमेंट, सॉर्टिंग, ये नहीं होना चाहिए. सॉर्टिंग, कोलेटिंग, क्रॉस रेफरेंसिंग वर्क पेपर, ये होगा, और साइनिंग भी हो सकता है. मतलब कौन कौन से नेचर के चेंजेस हो सकते हैं? तो ये वाले नेचर के चेंजेस हो सकते हैं, ये वाले नेचर के चेंजेस नहीं हो सकते. समझे? ओके, चलो अब आगे वाला पॉइंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स. क्यों रखेंगे हम इसको? ऑडिट फाइल साइज बनाना क्यों जरूरी है? बेनिफिट्स, बिकॉज हम लोग इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इंस्पेक्शन हो सकता है. कैसे? कोई भी बंदा मान लीजिए EQCR करने के लिए आ गया, EQCR पीयर रिव्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो पीयर रिव्यू के लिए बंदा आ गया, तो बताएंगे उसको हम लोग क्या दिखाएंगे कि हमने ऑडिट जो है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया हुआ है, हमने ऑडिट जो है वो सही से किया हुआ है. उसका एविडेंस अपने पास क्या है? उसका एविडेंस है अपने पास ऑडिट फाइल. तो ऑडिट फाइल दिखाएंगे, अपना काम हो जाएगा. उसके बाद कंसिडर द सिग्निफिकेंट मैटर. एक बार ऑडिट हो गया, मान लिया आपने 5 साल के पहले ऑडिट जो किया था उसको आप कंसिडर कर रहे हो, तो बताएंगे उसका पूरा ऑडिट फाइल साइज देखने की जरूरत है, या ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखना चाहोगे.
ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कहाँ पे मिलेंगे? आपको ऑडिट फाइल में मिलेंगे। एंड it will check whether the particular essay's objective is achieved or not. I told you that every essay has got what? A objective. तो उस essay का objective पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये चेक करने का काम कौन करेगा? बोलो आपका ऑडिट फाइल। उसके बाद ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट अगेन ऑडिट फाइल में आएगा ओनरशिप। इसके ऊपर बहुत बारी सवाल आता है, तो बताएंगे किसका ओनरशिप है ऑडिट फाइल? क्या वो किसी और के साथ शेयर भी कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो एक्सट्रैक्ट जरूर दे सकता है। अगर मान लो कोई अथॉरिटी ने मांगा है या क्लाइंट ने मांगा है, तो आप उसका क्या कर सकते हो? बोलो एक्सट्रैक्ट जरूर निकाल के दे सकते हो। इट यू कैन मेक द अवेलेबल क्लाइंट्स द एक्सट्रैक्ट्स और द पोर्शन ऑफ द ऑडिट फाइल। उसके बाद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। अब ये क्या चीज है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है। व्हाट इज दिस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी? इसको हम लोग कंप्लीशन मेमोरेंडम भी बोलते हैं। ये क्या करता है? देखो हमने ऑडिट फाइल साइज पूरा बना के रखा हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ एक समरी भी बना के रखेंगे। ये समरी क्या चीज है? ये समरी हमको डिस्क्राइब करेगी द सिग्निफिकेंट मैटर्स व्हिच वी हैव आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे आर एड्रेस्ड। मतलब कि फ्रॉड मिला है तो ऑडिट फाइल में भी फ्रॉड का इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे, साथ साथ उसके साथ साथ हम क्या एक समरी भी लिखेंगे। जैसे आपके पास मेन टेक्स्ट बुक भी है, हम लोग नोट भी बनाते हैं, लेकिन साथ साथ ये चार्ट से भी रिवीजन करते हैं। तो चार्ट अपने लिए क्या हो गया? बोलो इट इज ए कंप्लीशन मेमोरेंडम। तो एमसीक्यू के लिए सवाल आ सकता है कि ऑडिट कंप्लीशन समरी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? कंप्लीशन मेमोरेंडम। क्लियर है? ओके, तो यहां पे खत्म हुआ क्या? बोला अपना ऑडिट फाइन। आगे बोले सॉरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन खत्म हुआ। अब देखेंगे ऑडिट एविडेंस। तो व्हाट इज ऑडिट एविडेंस? इट इज ए इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल अराइविंग एट द कंक्लूजन एंड इट आल्सो इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अदर इंफॉर्मेशन। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंक्लूजन को अराइव करने में मदद करेगी, साथ साथ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने कुछ उठाया है, और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को छोड़ के अदर इंफॉर्मेशन है which will be helpful for the auditor for arriving at his conclusion is called as what? ऑडिट एविडेंस। क्लियर है? अब ऑडिट एविडेंसेस का सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। ये हमको किसने बताया है? ये हमको बताया है एसए 200 ने। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट इज सफिशिएंसी? सफिशिएंसी स्टैंड्स फॉर द क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट स्टैंड्स फॉर द व्हाट? क्वालिटी। और क्वालिटी कब आती है? जब वो रिलेवेंट है और जब वो रिलायबल। व्हाट इज रेलेवेंट? रेलेवेंट मतलब कि मैंने परचेस का ऑडिट किया है तो मेरे पास परचेस के एविडेंस आने चाहिए, उसको बोलते हैं रेलेवेंट। और रिलायबिलिटी सोर्स जो है वो क्या होना चाहिए? बोलो रिलायबल होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ मोस्ट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। ओरल इंफॉर्मेशन से रिटन इंफॉर्मेशन इज मोर रिलायबल। फोटोकॉपी से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर मोर रिलायबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जाम में ये भी सवाल आया हुआ था। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द sufficiency of the audit evidences? That is materiality, RMM, size and correctness। देखो ये वाला और ये वाला सेम है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट साइज। देखो यहाँ पे साइज, RMM एंड मटेरियलिटी। यस सुनो, यहाँ पे मटेरियलिटी नहीं लिखा हुआ है लेकिन हम लोग बोलते हैं सुनो RMM मतलब मटेरियलिटी पकड़ लेते हैं हम लोग। तो मटेरियलिटी, RMM एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी ऑडिट एविडेंस क्वांटिटी को अफेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी क्वांटिटी को अफेक्ट कर रहे हैं ना। ये फैक्टर्स, फाइल साइज तो क्वांटिटी को अफेक्ट कर रहे हैं ना, तो क्वांटिटी को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं? मटेरियलिटी, RMM एंड साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे ओके, देखो यहाँ पे रिलायबिलिटी की बात करेंगे तो रिलायबिलिटी ऑब्टेन थ्रू द इंडिपेंडेंट सोर्सेज से अगर किया है तो वो रिलायबल है। इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है, इसका ये पॉइंट है। इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देन द फोटोकॉपी, वो ज्यादा रिलायबल है। डायरेक्टली ऑब्टेन, वो ज्यादा रिलायबल है। इंटरनल कंट्रोल आर स्ट्रांग, मतलब कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है तो उससे मिलने वाले ऑडिट एविडेंसेस भी मोर रिलायबल होंगे। अरे सुनो, एग्जाम में ये भी सवाल आया हुआ था, ठीक है, कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या? एक्सप्लेन द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस। तो रिलायबल का मतलब ये है कि ऐसे ऐसे अगर ऑडिट एविडेंस आए हुए हैं तो उसको हम लोग रिलायबल बोलेंगे। क्लियर छे? क्लियर छे? What are the means of obtaining audit evidences? ICAI, ICAI. What is I? I stands for inquiry to the management. C stands for confirmation. A stands for analytical procedure. I stands for inspection. O stands for, R stands for, एंड R stands for recalculation। ठीक है, क्लियर है? इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अंदर का मसला आपको पता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो यहाँ पे यस, ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन। अब देखो मींस ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंसेस एंड ऑडिट प्रोसीजर टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस, दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना? यहाँ पे गंगाधर ही शक्तिमान नहीं है, गंगाधर अलग है, शक्तिमान
अलग है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस क्या है बोलो, एक तो आरएपी या फिर एफएपी, यहाँ पे क्या IAOR, क्या बोलो IA, व्हाट इज IOR, जो हमने ICAOR लिखा था उसमें से यहाँ पे छाप लो। एफएपी मतलब TOC एंड TOD, व्हाट इज एफएपी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। TOC मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, TOD मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल। डिटेल में हमने उसका चार्ट देखा हुआ था, कुछ याद है? पक्का, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो आपके मैंने बुक में डाल दिया है, तो बुक से उसको रिवाइज करना, यहाँ पे अननेसेसरी जगह नहीं खाएंगे हम लोग, ये कोई वर्म नहीं है जो आपका स्पेस खाए, कुछ याद है? टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। व्हाट इज इंटरनल, जो इंटरनली ओरिजिनेट होते हैं या फिर बनते हैं और इंटरनली इस्तेमाल होते हैं। कौन सा इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस। एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नल बनते हैं और इंटरनली इस्तेमाल होता है। कौन सा इनवॉइस, परचेस इनवॉइस, जो बाहर बनता है इंटरनली इस्तेमाल होता है। उसको उसके साथ साथ नहीं, चलो इतना ही। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द असर्शंस टू बी एड्रेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस और नो। तो हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। जनरली मींस P&L की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट की बात करें, नोट्स टू अकाउंट्स की बात करें। तो P&L की बात करूंगा तो क्या करेंगे, OCA, 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 O stands for, C stands for कंप्लीटनेस है क्या, यहाँ पे है ना, नीचे भी है। A stands for, C stands for अगेन ऊपर का क्लासिफिकेशन ले लो, एंड C stands for कट ऑफ। उसके बाद बैलेंस शीट में इंजीनियर का CV, ERCV, इंजीनियर का CV, E stands for एग्जिस्टेंस, R stands for राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, C stands for कंप्लीशन, V stands for वैल्यूएशन। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, आप इसका क्या कर सकते हो, कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन मैंने थोड़ा बना के दिया है, ये याद किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे OCCA, क्या बोलो, OCCA, क्या बोलो, जोर से बोलो क्या। तो यहाँ पे OCACC, यहाँ पे ERCV और यहाँ पे OCC है, ओके, OCCA कर सकते हो। O stands for occurrence, C stands for completeness, C stands for classification, A stands for, क्लियर है, आगे बढ़े। यस, अब यहाँ पे खत्म हुआ ऑडिट आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंसेस। अब बढ़ेंगे आगे, आएगा अपना नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मार्क इज इंपॉर्टेंट, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे से एक सवाल बन सकता है। व्हाट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट, किसको, टू द ऑडिटर, किस चीज के लिए, टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स एंड सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। वी हैव सीन इन मेनी थिंग्स, वी हैव सीन द रिलेटेड पार्टी, वी ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इन द गोइंग कंसर्न, वी हैव सीन वी ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अरे कहां पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, मैं आपको बात बोलूं क्या, पूरा ऑडिट होने के बाद लास्ट में भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। मतलब कि each and every essay do contain the lender of last resort, that is the written representation। कोई भी ऐसे उठा लास्टली आप उसको लेगी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनाए हैं नहीं बनाए हैं, इसके लिए भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप कभी आपको जिंदगी में इससे पाला पड़ने ही वाला है, मतलब आपको एवरी टाइम दिस यू हैव टू ऑब्टेन। तो इसको प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा देख लेना। तो व्हाट इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, अगेन इट इज अ written statement by the management to the auditor to confirm certain matters or to support the other audit evidences from whom, किससे लेंगे रे, उससे ही लेंगे जो preparation and presentation of financial statements के लिए responsible है। जनरली मैनेजमेंट, नॉट TCWG। TCWG is not responsible for preparation of the financial statement, only management। तो जनरली ये कौन होते हैं बोलो, ये मैनेजमेंट लोग होते हैं जो क्या करते हैं, रिटर्न रिप्रेजेंट देने के लिए लायबल होते हैं। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है रिटर्न रिप्रेजेंट लेने का, क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला टू ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव पहला वही है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और उसमें क्या लिखवा के लेंगे, दैट मैनेजमेंट आपने अपनी रिस्पांसिबिलिटी पूरी कर ली है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यू हैव प्रोवाइडेड मी व्हाट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये हमने देखा था, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ AFRF एंड ऑल दैट, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग एन ऑडिट। उसके बाद टू सपोर्ट द ऑडिट एविडेंस। अब देखो ये ऊपर के 2 पॉइंट ऐसे ही छापे हुए हैं, ये देखो नहीं है ना, नीचे एक पॉइंट याद करो, नीचे का पॉइंट याद हो जाएगा। तो ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब टू कंफर्म सर्टेन मैटर। तो क्या कंफर्म करना है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन मुझको दे दी है और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की जो रिस्पांसिबिलिटी थी उसको पूरा कर दिया। तो यू हैव कंफर्म सर्टेन मैटर्स, अरे yes or no, and then support the audit evidences and to respond appropriately। अगर मैनेजमेंट ने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने से मना कर दिया तो हम लोग क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे। क्लियर 6। नेक्स्ट वन, ऑडिट एविडेंसेस स्पेसिफिक कंसीडरेशन फॉर फ्यू सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, इसका ऐसे क्या है रे, 51501 और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का
इसका नहीं है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का है। हाँ, इसमें ये मत करना, कंफ्यूजन मत करना, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसका कुछ ऐसे नहीं है। तो 501, तो उसमें हमने दो देखे थे, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी एंड कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, यस और नो। तो बताएंगे पहला एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंटरी, तो क्या करेंगे? तो पहले तो आपको क्या करना है, दो चीजें ध्यान रखनी है, आपने इन्वेंटरी का एग्जिस्टेंस और उसके कंडीशन को चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट जब इन्वेंटरी का वेरिफिकेशन कर रहा है उसके साथ जाके उसको वेरीफाई करोगे। तो पहली बात यहाँ पे बोली है दैट अटेंड द फिजिकल वेरिफिकेशन विद द मैनेजमेंट। तो उसमें क्या करेंगे, पहला इंस्पेक्ट इन्वेंटरी, ऑब्जर्व मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर एंड ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस। मतलब क्या कि जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहां पे तो क्या करोगे, तो यही करोगे। नेक्स्ट वन, अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है then you will evaluate the management instruction and procedures, observe the performance of counting, inspect the inventory, you can inspect it, perform the test count, check the inventory records and audit evidences for changes in the inventory। ये हमने देखा था ना वो कि रिकंसिलेशन करेंगे, तो वो बात है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, you will inquire the management, you will inquire the legal counsel, review the minutes of meeting and check the legal expense account। क्या मैंने आपको ये बताया था? अरे सुनो, और अगर उसमें आरएमएम है तो आप क्या करेंगे, मतलब कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत आरएमएम है, then seek direct communication with what legal counsel, obtain the letter of inquiry, कि उससे लेटर लेके जाओ, किससे, मैनेजमेंट से, कि वो लीगल काउंसिल आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। Why? बिकॉज यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी का मैटर है। and not possible or prohibited to communicate, if so perform the other audit process। यानी कि उसके बावजूद भी अगर उसने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, then you try to obtain the information from alternate sources, will perform the alternate audit procedures, yes or no? क्लियर छे? ओके, तो यहाँ पे दिखा देखो, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर, अगर नहीं पॉसिबल है तो परफॉर्म ऑल्टरनेट और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बताएंगे एसए का नंबर क्या है, एसए 505, ये 5 ये 5, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505, याद रहेगा सबको पक्का। व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन? इट इज अ डायरेक्ट रिटन रिस्पॉन्स to the auditor by third party। then what is the difference between written representation and external confirmation? Written representation is given by the management and the external confirmation is been given by third party to the, दोनों भी डायरेक्ट है लेकिन ये मैनेजमेंट से, ये थर्ड पार्टी से। which is more reliable? external confirmation। टाइप्स, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। what is पॉजिटिव? रिप्लाई करेंगे, एग्री हो या डिसएग्री हो रिप्लाई करना है, और नेगेटिव मतलब रिप्लाई ओनली व्हेन डिसएग्री, ठीक है ना। अब इसके साथ दो और भी है इसमें, ठीक है ना, लेकिन ये ज्यादा हम लोग देखते नहीं है, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। नो रिस्पॉन्स, व्हाट इज नो रिस्पॉन्स? हमने क्या किया है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया, तो नो रिस्पॉन्स इज नॉट काइंड ऑफ टाइप ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। बट अगर इंस्टीट्यूट दिया है तो एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नो रिस्पॉन्स टाइप का एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। नो रिस्पॉन्स मतलब कि रिस्पॉन्स ही नहीं है। एंड लास्ट वन, एक्सेप्शन। व्हाट इज एक्सेप्शंस? कि उसने मुझको रिप्लाई भेजा और मैंने उसमें क्या पाया, डिफरेंस पाया, कि मैंने बोला कि बैलेंस मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर का बैलेंस, डेटर ए का बैलेंस है 1000 रुपी, और उसने मुझको बोला कि मेरे बुक्स में आपका बैलेंस 800 रुपी है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। I already told you it is not a kind of external confirmation, but external ऐसे दिया हुआ है, उन इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि आपका सिलेबस थोड़ा कम है इसलिए डाल दिया आपको एडिशन पढ़ने के लिए। देखो ना कितना छोटा सिलेबस है, डाल दिया उसमें, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस। अब देखेंगे प्रोसेस, इसके ऊपर भी सवाल आया था, मार्क इज इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस क्या है ये, दैट पहले डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन, कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर किससे चाहिए, सिलेक्ट द पार्टी, देन डिजाइन द रिक्वेस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द पार्टी टू फ्रॉम हुम यू आर रिक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन, सेंड द रिक्वेस्ट, उसको रिक्वेस्ट भेज दो, एंड इवैल्यूएट द रिस्पांस, जो भी रिस्पांस आ रहा है उसको इवैल्यूएट करो, आखिर उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूज टू सेंड द रिक्वेस्ट, अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम आपको रिक्वेस्ट भेजना अलाउ नहीं करेंगे, देन इंक्वायर, आखिर क्यों। उसके बाद इवैल्यूएट कि उसमें आरएमएम कितना है। चलो मैनेजमेंट बोला कि मत भेजो यार, वो पागल है यार, उसको मत भेजो, वो रिप्लाई करेगा नहीं, तुम चाहे जितना कोशिश करो वो रिप्लाई नहीं करेगा। बोलेगा ठीक है, लेकिन वो भी देखना है कि आप मैनेजमेंट जिसको मना कर रहा है भेजने से उसमें आरएमएम कितना है। अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो उसमें आरएमएम ज्यादा है तो मैं बोलूंगा ऐकत्यात, आई विल परफॉर्म द ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। तो पहले इंक्वायर करो कि आखिर ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, उसके बाद तुम करेंगे क्या, इवैल्यूएट करेंगे कि उसमें आरएमएम कितना है, और अगर आरएमएम ज्यादा या कम उसके हिसाब से परफॉर्म दी ऑल्टरनेट व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स। यहां तक क्लियर है, बताओ ए मेरे जवानों। नेक्स्ट पॉइंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे नंबर बताएंगे 510, इनिशियल
ऑडिट एंगेजमेंट. व्हाट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? प्रायर पीरियड ऑडिट नहीं हुआ है या प्रायर पीरियड किसी वो वाले ऑडिटर ने ऑडिट किया. वो वाला मतलब वो वाला प्रेडिसेसर. वो हमको जो बोलना नहीं आता. कौन सा ऑडिटर? ऑडिटर. कौन सा ऑडिटर? मतलब वो वाला ऑडिटर. प्रेडिसेसर मतलब मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है. ठीक है. या फिर पहले किसी ने किया नहीं, मैं पहली बार कर रहा हूं. क्या? ऑडिट की बात कर रहा हूं. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? बताएंगे इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है. इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है, मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर 2021 में ऑडिट कर रहा हूं. मैं किसको ऑडिट कर रहा हूं? 2021 में ऑडिट कर रहा हूं. तो 20 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं. तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो पिछले साल का मेरा कुछ लेना देना नहीं है. बस मेरा लेना देना इसी बात से है कि पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस जो इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस है उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है. सही बात है कि नहीं? तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस इस साल जो ओपनिंग आया है उसमें कुछ मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है. बिकॉज उसमें अगर मिसस्टेटमेंट पाऊंगा तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं उसका ऑडिट में कितना भी बढ़िया करूं उसमें जो गलती होनी चाहिए. ये सुनो, एग्जांपल दिया था मैंने. शर्ट का अगर ऊपर का बटन गलत से चला गया, नीचे वाले सही लगा है तो भी कुछ फायदा नहीं होता. ये सुनो. उसके बाद दूसरी बात मैं चेक करूंगा अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड है या नहीं है. भले ही इस साल की अकाउंटिंग पॉलिसी सही से अप्लाई की है लेकिन पिछले साल की अकाउंटिंग पॉलिसी और इस साल की अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर डिफरेंस पाया जाता है तो फिर हमारा ऑडिट सही ढंग से नहीं होगा या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आरएमएम होने के चांसेस ज्यादा है. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? दो ही ऑब्जेक्टिव है. ओपनिंग वाले में मिसस्टेटमेंट है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा मुझको, और अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही नहीं हो रही वही चेक करना पड़ेगा. उसके बाद व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर. अब ऑब्जेक्टिव और ऑडिट प्रोसीजर में फर्क है. ऑब्जेक्टिव मतलब मैं क्यों कर रहा हूं, ऑडिट प्रोसीजर मतलब मैं क्या कर रहा हूं. तो क्या कर रहा हूं मैं? पहले चेक करूंगा कि प्रायर पीरियड ऑडिटेड है या प्रायर पीरियड ऑडिटेड नहीं है. अगर ऑडिटेड है ऑडिटेड नहीं है छोड़ो. क्लोजिंग बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है या नहीं है वो चेक कर. उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड है या नहीं है वो चेक. अगर मान लेते प्रायर पीरियड ऑडिटेड है तो इन दोनों के साथ साथ और भी तूने क्या करना है? ऑब्टेन द कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यू ट्राई टू ऑब्टेन व्हाट अदर ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस. अगर आपको ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट मिलते हैं देन यू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट देखो पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस में गलती है, आप जो को करना है जो भी रिवाइज वगैरह करके मेरे को दे दो या फिर अपने नोट्स अकाउंट में डाल दो ताकि मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूं कि पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस में गलती है. बिकॉज मैं कुछ नहीं कर सकता हूं. यस और नो. और अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस के ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने में असमर्थ हो, मतलब कि आपको वो ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले, देन यू विल मॉडिफाई योर ऑडिट रिपोर्ट एज पर एसए 701. मॉडिफाई मतलब कि आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो कि ऐसा ऐसा था और मुझको एविडेंस नहीं मिला. बस इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं क्या कर सकता हूं? अपना रिपोर्ट दे सकता हूं. पिछले साल का मैं कुछ नहीं बोल सकता. अरे क्लियर छे. आगे बढ़े. नेक्स्ट वन है रिलेटेड पार्टी. ऐसे बताएंगे ऐसे 550. ये सुनो 5 लग के आया है तो वो रिलेटेड पार्टी है. तो रिलेटेड पार्टी एज पर एफआरएफ मीनिंग क्या है? एज पर एफआरएफ जो भी आपकी रिलेटेड पार्टी है वो आपकी रिलेटेड पार्टी है. और दूसरा ए पर्सन और एंटिटी हैविंग कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड रिपोर्टिंग एंटिटी हैज व्हाट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द पर्सन और द एंटिटी. दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटेड पार्टी बोलते हैं. ठीक है ना. या फिर एंटिटी जो अंडर कॉमन कंट्रोल में है. ठीक है. अच्छा, कहां पे आरएमएम ज्यादा है कहां पे आरएमएम कम है? अनरिलेटेड पार्टी है तो आरएमएम कम हो सकता है. इट में ऐसा नहीं कि अनरिलेटेड पार्टी में आरएमएम नहीं होता है. बाय नेचर रिलेटेड पार्टी में आरएमएम ज्यादा हो सकता है. रिस्क की बात कर रहा हूं. आरएमएम हैच मतलब मटर मिसस्टेटमेंट हैच ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं. क्लियर है. और रिलेटेड पार्टी में आरएमएम ज्यादा होता है. नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. बस बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए ये बातें और उसी को ऑब्जेक्ट लेके हम लोग इसको ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे. व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर? पहले यू विल अंडरस्टैंड द रिलेटेड पार्टी एंड द ट्रांजैक्शंस विद इट. ऑडिट प्रोसीजर क्या है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द रिलेटेड पार्टी एंड देन यू आर प्रोफेशनली स्केप्टिसाइज. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट भी आपको रिलेटेड पार्टी मिल सकते हैं ना. तो यू शुड बी अलर्ट. व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? यू शुड बी अलर्ट टू द condition which is having what? A possible misstatements. Yes or no? एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. तो रिलेटेड पार्टी के लिए आपके ऑडिट प्रोसीजर क्या होने चाहिए? दैट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेटेड पार्टीज एंड इट्स ट्रांजैक्शंस एंड यू शुड बी व्हाट? प्रोफेशनली स्केप्टिसाइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. सब सो तो नहीं गए? पक्का? सच्ची ना. नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट इवेंट. ऐसे क्या बोलो? 5 के बाद subsequent to 5 there is a 6. तो 560 subsequent events. तो बताएंगे as per SA 560 what are the subsequent events? दो है. एक तो events that are taking place between the date of balance sheet till the date of audit report and the facts
which are known to the auditor after the date of audit report. तो subsequent event में दोनों भी आते हैं, ये इवेंट भी आएंगे साथ साथ ये फैक्ट्स भी आएंगे. अब इसका लिमिट तय है, यहां तक ही है, लेकिन इसका कुछ लिमिट नहीं है, कभी भी पता चल सकता है. यस और नो. व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, जो भी इवेंट हो या फिर फैक्ट हो, उसके बारे में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ले लो, एंड यू शुड रिस्पॉन्ड टू द फैक्ट्स व्हिच नोन टू द ऑडिटर after the date of the audit report. So you have to obtain the audit evidences regarding the events and you should respond to the facts. How to obtain the audit evidences? That IC है, ORR वगैरह ये सारी बातें करो. How to respond to the facts? अगर अमेंड करना जरूरी है then you ask management to amend it. Yes or no? अगर नहीं करेगा तो हम रिपोर्ट कर देंगे. क्लियर है? इतना ही रिस्पॉन्ड है. ठीक है. ऑडिट प्रोसीजर. अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट. अब ये नेक्स्ट ऑडिट प्रोसीजर है. क्या ऑडिट प्रोसीजर है? कि यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ मैनेजमेंट्स प्रोसीजर्स आर एडिक्वेट टू फाइंड आउट द सब्सिक्वेंट इवेंट. क्या मैनेजमेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढने में समर्थ है? इंक्वायर मैनेजमेंट वेदर सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकर्ड. मैनेजमेंट को पूछो कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्रोसीजर है जिससे तुम सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढ पाते हो. फिर पूछो अगर है तो कुछ तुमने ढूंढे हैं. अरे नो. और फिर ऑडिटर खुद क्या करेगा? मिनट्स ऑफ मीटिंग को भी रीड करेगा ताकि उसको पता चले व्हाट आर द सब्सिक्वेंट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू यू. डेटर का इंसॉल्वेंट होना, फायर अकर होना, कोई मेजर यूनिट सेल करना, ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स है उसके. यस और नो. व्हिच विल कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. यस और नो. उसके बाद फैक्ट के बारे में बात करेंगे. व्हाट आर द फैक्ट्स? ये फैक्ट मतलब इसकी बात करें, इसकी बात करें. यस और नो. ये फैक्ट मतलब देखो यहाँ पे. यस और नो. तो फैक्ट अगर मान लेते हैं फैक्ट ऑडिटर को पता चलता है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पे भी पॉइंट है कि बिफोर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आफ्टर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर ये बिफोर इश्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो DDI. क्या बोलो? DDI. What did he discuss with the management and TCWG? Determine how management is going to address the issue and I inquire whether management is intended to address. मतलब कि क्या वो रिवाइज करना चाहते हैं, क्या वो डिस्क्लोज करना चाहते हैं. दोनों भी सेम है, भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने से पहले हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करने के बाद अगर पता चला और मैनेजमेंट को लगा कि मैं इसको बस डिस्क्लोज करूंगा, इसमें मैं अमेंड नहीं करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट नहीं होगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, और ऑडिटर को ये लगता है कि नहीं डिस्क्लोजर से बात नहीं पड़ेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? You will what amend? Financial statement. You are responsible for preparation of financial statement. Then you will modify the audit report. Not amend. You will modify. You will issue new audit report. ओए, समझे नहीं समझे? Next one है going concern. What is going concern? नहीं पता, ऐसे बताएंगे, पहले नंबर बताएंगे ऐसे का. ऐसे 570 going concern assumption. What is going concern? It is what a fundamental accounting assumption. और इसका मीनिंग क्या है? That entity has prepared the financial statements by assuming that the entity is continuing its operation in near foreseeable future. Okay. What are the objective? अब इसे के ऑब्जेक्टिव क्या है? 3 ऑब्जेक्टिव है. पहले मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, बिकॉज मैनेजमेंट से बेटर और कौन जान सकता है कि हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं या नहीं करने वाला है. तो वी विल ट्राई टू ऑब्टेन व्हाट? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्टली सपोर्ट द ऑडिट अदर ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न. ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि गोइंग कंसर्न को सपोर्ट करने वाले अदर ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करना चालू करेंगे. ये इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है. ये ऐसे आपको ये बोल रहा है कि हे ऑडिटर, जा पहले मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ले. दूसरा, ऐसे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर जो तुझको गोइंग कंसर्न फॉलो जो किया है मैनेजमेंट ने उसको क्या करे? सपोर्ट करे. एंड लास्ट वन, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. अगर मैनेजमेंट तेको वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देगा तो तुमने क्या करना है, ये भी ये ऐसे ही बताएगा. क्लियर है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे? पहले ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सपोर्ट द ऑडिट अदर ऑडिट एविडेंसेस एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. क्लियर है? What is the audit procedure? Again, obtain the sufficient and appropriate audit evidences. If management is not performing the assessment of going concern, then request management. Management, please karo. Next one, evaluate the management future action. Analyze the cash flow and obtain the return representation from the management. ये है audit procedures. Clear है?
नेक्स्ट वन, गोइंग कंसर्न के बारे में और बात करेंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कास्ट द सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द गोइंग कंसर्न अजम्पशन. तो हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था. पहला था फाइनेंशियल, दूसरा था ऑपरेशनल, तीसरा था अदर्स. व्हाट आर द फाइनेंशियल फैक्टर? नेगेटिव 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 नेगेटिव, सारी नेगेटिव बात है. नेगेटिव नेट वर्थ, नेगेटिव कैश फ्लो, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, शिफ्टिंग फ्रॉम कैश टू क्रेडिट, नो मनी टू repay the loan, and adverse key financial ratios. What are the operational? Loss of key managerial persons, लॉस ऑफ मेजर मार्केट्स, लेबर डिफिकल्टीज, हाईली सक्सेसफुल कंपटीटर आ गया मार्केट में, जैसे कि वोडाफोन के लिए जियो आ गया. तो बताएंगे क्या वोडाफोन का गोइंग कंसर्न अभी धोखे में है? यस. मैनेजमेंट इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस. अब ये सबसे सही है. क्यों? मैनेजमेंट ही चाहता है भले ही मेरी कंपनी सही से चल रही है, कोई नेगेटिव वगैरह नहीं है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन मैंने ये धंधा नहीं करना है, तो ये गोइंग कंसर्न के ऊपर अफेक्ट करेगा नहीं करेगा? ओके. एंड अदर्स में कहेंगे नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन. आई टोल्ड यू, लेबर लॉज हो, फैक्ट्री लॉ हो, उसका नॉन कंप्लायंस क्या हो तो ताला लगा के चले जाएंगे. पेंडिंग लीगल रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स, मतलब कि पेंडिंग लिटिगेशंस, चेंजेस इन लॉ, है ना, मतलब पहले जो मटेरियल था अब वो मटेरियल अलाउ नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वो गुटखा बैन किया ना महाराष्ट्र में, तो गुटखा बनाने वाले सब बिजनेसेस क्या हो गए? ठप्प हो गए. भले ही वो क्या है, भले ही उनका बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा था. तंबाकू और तंबाकू के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है उसको बैन किया तो एक रात में, तो सारे उनका गोइंग कंसर्न तो तबाह हो गया. यस और नो? एंड अनइंश्योर्ड एंड अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफी. व्हाट इज कैटास्ट्रोफी? व्हाट इज कैटास्ट्रोफी? कैटास्ट्रोफी यानी कि डिजास्टर्स रे. जो भी डिजास्टर्स है अंडर इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, मतलब हमने इंश्योरेंस किया है वो कम पड़ रहा है या फिर इंश्योरेंस नहीं किया है, और अगर ऐसी कैटास्ट्रोफी अपने पास आ गए तो क्या होगा बोलो? अपना बिजनेस बंद हो सकता है. अरे क्लियर है? पक्का? तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना बोलो चैप्टर नंबर 3. एनी डाउट सो फार? पक्का? पूरा दिमाग में रिटर्न हो चुका है? ओके चलो चलो, can we revise? Okay, so here is the chapter number 4 in front of you. What is the name of chapter number 4? Come on. Risk assessment and internal control. So in this chapter we are going to see two things. One is the risk assessment and another is the इंटरनल कंट्रोल. तो पहला है रिस्क असेसमेंट. तो रिस्क को समझने के पहले, रिस्क असेसमेंट को समझने के पहले हम देखेंगे व्हाट डू मीन बाय ऑडिट रिस्क. व्हाट इज ऑडिट रिस्क? गिविंग एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिस्टेक. मतलब हम लोग बोल रहे हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है लेकिन एक्चुअली है. व्हिच रिस्क इज इनसिग्निफिकेंट? जहां पे मिसस्टेटमेंट्स नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ मिसस्टेटमेंट्स है, वो इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है. बताएंगे ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन से, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? दो. एक होता है इनहेरेंट रिस्क और दूसरा होता है, जोर से बोलो, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल. व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? The risk which is there before consideration of the controls. And what is the control risk? That the controls could not prevent, detect and correct the misstatements. बताएंगे RMM होता है दो लेवल पे. पहले it could be at the overall financial statement levels and it can be assertion level. What is overall financial statement levels? Which affects the many assertions. Means what? Fraud. Example क्या है इसका? Fraud. Yes or no? And what is individual assertion level? Which affect the individual assertion such as what? Depreciation. Yes or no? Clear है? उसके बाद what is detection risk? ये detection risk का है ये. बताएंगे what is detection risk? The audit procedures are so inadequate or insufficient so that it could not detect the material misstatements. What is control risk? अगेन यहाँ पे ऑडिट रिस्क प्रोसीजर्स आर क्या, ऑडिट प्रोसीजर नहीं होगा यहाँ पे हम लोग होगा कि इंटरनल कंट्रोल्स. ओके, यहाँ पे देखेंगे इंटरनल कंट्रोल्स. क्लियर है? यस और नो? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी? इनवर्स रिलेशनशिप. मतलब ऑडिट रिस्क कम, मटेरियलिटी कम, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी कम, ऑडिट रिस्क ज्यादा, मटेरियलिटी कम. ये थोड़ा ध्यान देना, ईशान अवस्थी हो सकता है. उसके बाद हम देखेंगे, अब रिस्क को समझ गए, अब हम देखेंगे उसको असेस कैसे करेंगे. सो व्हाट इज द ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? इट इज IA. जोर से बोलो, IA. और ये बताया हमको SA 315. What is SA 315? Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. I stands for inquiry, A stands for analytical process, O stands for observation, R stands for what is inquiry? Inquiry to the management and TCWG. A stands for analytical procedure,
developing the expectation, compare with the actual, any unusual fluctuation, investigate that in detail, observation the procedures performed by the management and reperform the procedures already performed by the management. उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कम ऑन, रिलायबिलिटी ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ओवर द ऑपरेशन, उसके बाद सेफगार्डिंग द एसेट एंड कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन. ये इंटरनल कंट्रोल क्यों चाहिए? तो इसलिए चाहिए. उसके बाद द बेनिफिट्स, इस अगर इंटरनल कंट्रोल होगा तो बेनिफिट्स क्या होंगे? आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आरएमएम एंड डिजाइनिंग व्हाट एनटीई. व्हाट इज एनटीई? आंटी ऑफ ईटी, मतलब कि आंटी मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस. उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल? Provide the reasonable assurance, human judgment decision making, lack of understanding the purpose for which internal control actually designed, collusion among the employee, मतलब लोगों को नहीं समझने के रूल्स क्या है, दो लोगों में क्या है, कंफ्यूजन है. उसके बाद जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट का जजमेंट गलत हुआ तो इंटरनल कंट्रोल गलत, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल बनाता कौन है? मैनेजमेंट बनाता है. और अगर मैनेजमेंट का जजमेंट ही गलत हुआ इंटरनल कंट्रोल बनाने के टाइम पे तो इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाएंगे. एंड लास्ट वन, लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी. स्मॉल एंटिटी ऐसे बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, वो छोटी एंटिटी होती है, उसके लिए इतना इंटरनल कंट्रोल होगा, ये करो, वो सही बात नहीं है. उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एंड व्हाट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. झेपिया. चलो उसके बाद नेक्स्ट वन, रिस्क असेसमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऐसे 450. So here we have what? 4 types of methods for evaluating the internal control. Mark, this is important. पहला है narrative record, दूसरा है checklist, तीसरा internal control questionnaire, and last one बताएंगे narrative record के बारे में. It is a complete and exhaustive description. Actual and testing and observations are necessary and it is more suitable for small business. अभी तो disadvantage है इसके ही है, ये यहाँ पे लगाएंगे. ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट. ये अगर नेगेटिव रिकॉर्ड्स है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट द वीकनेसेस एंड डेफिशिएंसीज, यस नो गैप्स एंड रीशफलिंग ऑफ मैन पावर. अब मैं जाऊंगा, कल कोई और जाएगा, तो नेगेटिव रिकॉर्ड करने में मुश्किल है. उसके बाद नेक्स्ट वन क्या है बोलो? चेकलिस्ट. चेकलिस्ट ये किसके लिए है? ऑडिटिंग स्टाफ के लिए. इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर क्वेश्चंस होते हैं, एंड उसको इनिशियल करते हैं कौन? ऑडिट स्टाफ, जो भी उसको लिखे करेगा, और आंसर किसे आएंगे? यस, नो और नॉट एप्लीकेबल. एंड इट इज सब्जेक्टिव टर्म, क्योंकि मैं अगर बनाऊंगा चेकलिस्ट तो मैं अलग बना सकता हूं, उसमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकते. उसके बाद आएगा क्या बोलो? इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर. ये किसके लिए है? मैनेजमेंट के लिए. बताएंगे चेकलिस्ट किसके लिए? ऑडिटिंग स्टाफ के लिए. क्वेश्चन किसके लिए? अच्छा बताएंगे. क्वेश्चनर में हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे और देंगे किसको? मैनेजमेंट उसको लिखेगा, हमको वापस दे देगा. तो इट इज फॉर मैनेजमेंट. इसमें क्या? कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन. इसमें कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें क्या? लिस्ट है बस. कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? बिकॉज क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव है, उसका आंसर भी कॉम्प्रिहेंसिव देना है. उसके बाद वाइडली यूज फॉर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन. वाई? बिकॉज इसमें क्या होगा? अपना टाइम भी बचेगा, ऑडिटर का टाइम भी बच रहा है, और अपने को क्या मिले? डिस्क्रिप्टिव आंसर भी मिल रहे हैं. एंड और इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन इससे पॉसिबल है, एंड इट इज अ रिकॉर्ड्स ऑफ रिव्यू इन डिटेल. फ्लोचार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल. हमने देखा था परचेज ऑर्डर का. इट इज मोस्ट कंसाइज वे. व्हाई? बिकॉज कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है. वेदर इट इज बिकॉज ऑफ व्हिच वी कैन गेट द वीकनेस इन द सिस्टम क्विकली, अरे नो. और ये नैरेटिव रिकॉर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है उसका टाइम कम करेगा, एंड इट वी कैन सजेस्ट द इंप्रूवमेंट्स. अरे क्लियर छे? अरे ओके. अरे इसका नंबर गलत हो गया शायद, नहीं बराबर 1 2 3 4 ऐसे लिखे हो. चलो उसके बाद नेक्स्ट वन आएगा टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग द इंटरनल कंट्रोल? वेदर इट इज डिजाइन प्रॉपर्ली एंड ऑपरेशंस आर थ्रू आउट द पीरियड, यस और नो. उसके बाद इट इंक्लूड्स व्हाट? कैसे करेंगे? IIOR, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के टाइम पे IIOR करेंगे. सेम अपने इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड, जोर से बोलो. नेक्स्ट आएगा अपना नेक्स्ट चार्ट, इंटरनल कंट्रोल एंड IT. सिंपल है ना, बताएंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ IT इन द इंटरनल कंट्रोल? एनहांसेस टाइमलीनेस, एक्यूरेसी एंड किसका? रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सर्कमवेंशन. उसके बाद facilitate additional analysis of information, and last one, very good, yes or no, effective segregation of duty. clear छे? okay, next one, what is the risk of IT? benefit तो risk भी होगे ना. unauthorized access to data, unauthorized changes to master data, unauthorized systems of program, मतलब ये वायरस की बात कर रहे हैं. yes, next one, inappropriate manual intervention. तो unauthorized and inappropriate याद रखना. जैसे enhances reduce था, वैसे inappropriate and अनऑथोराइज्ड. उसके बाद पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा एंड इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. क्लियर छे? ओके. फिर आएंगे हम लोग कहां पे? इंटरनल कंट्रोल IT. चलो ये तो उसका मीनिंग देखा हुआ है.
इंपॉर्टेंट वाली बात ये है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 138 बिकॉज इंटरनल ऑडिटर शुड पार्टिसिपेट इन इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल बिकॉज ही इज देयर, ही इज द पर्सन हु विल एक्चुअली इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल्स। यस और नो? तो बताएंगे इंटरनल कंट्रोल सॉरी इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बताएंगे। सेक्शन नंबर 138 रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014, याद रखना इस रूल को। रूल कौन सा है? जोर से बोलो। रूल 13, देखो ना 138 एंड रूल, वाह 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 वाह, रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014, जोर से बोलो क्या? रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल। एग्जाम में सवाल आया, इंटरनल ऑडिट के ऊपर सवाल आया, तो सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड रूल 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल 2000। मैंने आपको लॉ सेकंड टाइम में बताया था कि रूल्स अलग अलग चैप्टर के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं। यस और नो? यस। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 138 रूल 13 ऑफ द अकाउंट्स कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014, पहली एप्लीकेबिलिटी बताएंगे क्या? एवरी लिस्टेड कंपनी, दूसरा एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कौन सा? डीपीओटी, क्या जोर से बोलो? डीपी 25 एके 25, 25 दूने 50, 50 100। अंग्रेजी मीडियम के लोगों के लिए करेंगे, वो मराठी मीडियम वाले लोग देख रहे हैं तो उनको सही लग रहा है, अंग्रेजी वालों के लिए सही नहीं लग रहा है। 25, 50, 100, D stands for outstanding deposit, P stands for paid up share capital, O stands for outstanding loans and borrowing, and T stands for turnover। अगर ये है, इनमें से कोई एक है, ये और है ना, और अगर है तो आपको इस साल इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना जरूरी है। एंड अगर मान लो ये पब्लिक सॉरी प्राइवेट कंपनी है तो ओटी स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग लोन्स 100 करोड़ और मोर एंड टर्नओवर 200 करोड़, और ये सारे करोड़ में है, कोई भी लैक्स में नहीं है। क्लियर छे? ओके चलो। एंड हु कैन बी इंटरनल ऑडिटर? CS इन प्रैक्टिस और नॉट, इसमें अपडेट करना। And any other professional as may be decided by board. He may be employee, he may not be employee. साले चैप्टर नंबर 4 रिवाइज हो चुका है, समझे? So this is chapter number 5 in front of you. What is the name of chapter number 5? Fraud and responsibilities of the auditor in this regard. Okay, बताएंगे what is the essay dealing with the fraud? essay 420, essay 240, ठीक है? तो essay 240 हमको बताता है the meaning of the fraud. What is the meaning of fraud? It is the intentional act by whom? TCWG, management, employees or even by third party. क्या किस चीज का? To decept, okay, and to obtain the unjust or illegal advantage. Okay, उसके बाद what are the types of fraud? So there are basically two types of the fraud. Third and fourth are another subparts. So there are two types of the fraud. One is what? Fraudulent financial reporting and then misappropriation of asset. Then in fraudulent financial reporting we have the manipulation of accounts, misrepresentation of financial statement, misapplication of accounting principles and management override of control. And in misappropriation of the asset, embezzling the receipts, stealing of physical assets, paying for the goods and services not received, and using the entities assets for the personal use. हमने देखा ना वो कौन था वो? हाँ, क्या कर रहा था वो? हाँ, गर्लफ्रेंड को लेके क्या घूम रहा था? किस में घूम रहा था? प्राइवेट जेट में घूम रहा था, बाली लेके गया था उसको, है ना? तो नेक्स्ट वन है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ दी गुड्स। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, आई थिंक यू हैव रेड इट। एंड लास्ट वन डिफाल्केशन ऑफ कैश। व्हाट डिफाल्केशन? इन्फ्लेटिंग द कैश पेमेंट्स एंड सप्रेसिंग द कैश रिसीट। अगर मैं बात कर रहा हूं सप्रेसिंग द कैश रिसीट, तो हम लोग क्या करेंगे? टीमिंग एंड लैडिंग। मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? टीमिंग एंड लैडिंग, बोलिए टीमिंग एंड लैडिंग। Cash received from one debtor is adjusted towards the next debtor. When the next debtor will pay, we will adjust it to the earlier debtor, and at the year end we will square it off. So that हमने क्या कर लिया? पूरे साल भर में हमने वो पैसा इस्तेमाल कर लिया, उसको बोलते टीमिंग एंड लैडिंग। उसके बाद एडजस्टिंग अनऑथोराइज्ड और फिक्टिशियस रिबेट्स, यानी कि डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। राइटिंग ऑफ इट एज अ डेट, जो भी रिसीवेबल है उसको हमने बाइडेड करके राइट ऑफ कर दिया, उसका पैसा तो ले लिया लेकिन वो अकाउंट फॉर नहीं किया। उसके बाद नॉन अकाउंटिंग दी कैशेस, नॉन अकाउंटिंग द कैश रिसीट्स एंड कास्टिंग दी रॉन्ग टोटल, इसको बोलते हैं सप्रेसिंग द कैश रिसीट्स। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। अगर इंपॉर्टेंट वाली बात करूंगा तो ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये सप्रेसिंग द कैश रिसीट में टीमिंग एंड लैडिंग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वन है रीजंस फॉर फ्रॉड। व्हाट इज द रीजन फॉर फ्रॉड?
पहला, इंसेंटिव मिलते हैं, मैनेजमेंट का प्रेशर हो सकता है, इंसेंटिव का कुछ नहीं है लेकिन मैनेजमेंट का प्रेशर है कि हमको फ्रॉड करवाए। नेक्स्टली, अपॉर्चुनिटी टू कमिट द फ्रॉड एंड अनएथिकल पीपल, वो तो फ्रॉड करेंगे ही, ठीक है। नेक्स्ट वन अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। तो देखना है फ्रॉड 1 करोड़ से कम है या 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर 1 करोड़ से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करेंगे, किसको, बोर्ड या फिर ऑडिट कमेटी को। क्या रिपोर्ट करेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड एंड पार्टीज इन्वॉल्व। अगर फ्रॉड 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है, तो अगेन 2 दिन के अंदर जैसे ही फ्रॉड मिला हम किसको रिपोर्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट कमेटी। अभी बताएंगे ये 2 दिन फ्रॉड मिलने से के बाद है या फिर अपना ऑडिट खत्म होने के बाद 2 दिन है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब कभी भी फ्रॉड मिला उसके अगले 2 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, इसको, बोर्ड को और ऑडिट कमेटी को। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 45 डेज में क्या करेंगे, वेट करेंगे टू गेट रिप्लाई फ्रॉम द बोर्ड, बिकॉज हमने रिपोर्ट किया है तो वो रिप्लाई भी करेंगे। और फिर उसके अगले 15 दिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे एक बात देखना जरूरी है कि 45 डेज तक वेट करेंगे। चलो मुझको 1 तारीख को फ्रॉड मिला, कब, तो रिपोर्ट कब तक करना है बोर्ड को, 3 तारीख तक, 2 या 3 तारीख से पहले। अब मेरे पास अगले क्या है बोलो, 45 डेज है टू वेट। लेकिन बात करूंगा 3 तारीख के बाद 10 तारीख को, मान लो ये जनवरी है, ठीक है, ये जनवरी है, तो 3 जनवरी को मैंने क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया, और 10 तारीख को मुझको क्या आया, रिप्लाई आया। तो बताएंगे ये 15 डेज जो कैलकुलेट करूंगा वो 45 डेज के एंड के बाद करूंगा या 10 तारीख की बात करूंगा, क्वेश्चन समझे ना, मैंने क्या पूछा, 1 तारीख को फ्रॉड मिला, 3 तारीख के पहले रिपोर्ट करना था, मैंने 3 तारीख को रिपोर्ट कर दिया। अब मेरे पास कितने दिन है, 45 डेज टू वेट फॉर रिप्लाई। अब 45 डेज लिए नहीं उन्होंने अगले 7 दिन में रिप्लाई कर दिया था, जैसे 10th ऑफ जैन में रिप्लाई कर दिया। तो बताएंगे नेक्स्ट जो 15 डेज में रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो 10th ऑफ जैन से 15 दिन पकड़ने हैं या फिर 3 तारीख के बाद 45 डेज खत्म होने की राह देखूंगा। जरूरत ही नहीं ना ये वेट करने की, आई वॉज वेटिंग फॉर रिप्लाई एंड आई गॉट द रिप्लाई, so why to wait to end the 45 days, so I will report it after what, 10th of Jan, so 10th of Jan से 15 days, तो अराउंड ये आपके हो जाएंगे कुछ तो 4th of Feb, yes or no, so up to 4th of Feb I will reply to what, I will report to central government। अगेन क्या क्या रिपोर्ट करूंगा, सेम जो मैंने बोर्ड को किया था, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व अप्रोक्सीमेट, व्हाई बिकॉज फिक्स अमाउंट नहीं हो सकता है, फ्रॉड का अमाउंट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, पार्टीज इन्वॉल्व, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर उन्होंने रिप्लाई दिया है तो रिप्लाई है तो इफ एनी लिखा हुआ है, तो बोर्ड से जो रिप्लाई आया है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, एंड इफ नो रिप्लाई देन आई विल स्टेट द फैक्ट दैट नो रिप्लाई इज रिसीव्ड। नाउ यहां पे मुझको 45 डेज तक वेट करना पड़ेगा, अगर रिप्लाई नहीं आएगा तो, यस और नो, अरे क्लियर है, समझे, यस। नेक्स्ट वन फ्रॉड की, ये आपको क्लियर है, और ये सेक्शन नंबर बताएंगे इसका क्या है, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 एंड रूल 13 ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। अब अच्छा रूल 13 एक किसी और का भी था, अकाउंट्स, रूल 13 ऑफ अकाउंट्स, यस और नो, वो किसका था, इंटरनल ऑडिट का था, यस और नो, ये भी रूल 13 है, वो भी रूल 13 है, तो वो रूल 13 किसका था, कंपनीज अकाउंट्स रूल 2014 इंटरनल ऑडिट, और ये रूल 13 किसका है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 का है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। क्लियर है, ओके। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 प्लस रूल 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल, वो क्या था, सेक्शन 138 एंड रूल 13 ऑफ अकाउंट्स रूल इंटरनल ऑडिट। क्लियर है, यस। नेक्स्ट वन, नाउ रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड हमने देखा, किसको रिपोर्ट करेंगे हम लोग, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। अब ये रिपोर्टिंग जो होता है ना वो होता है फॉर्म नंबर एडीटी 4, एडीटी 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 याद है ना आपको, फॉर्म नंबर उसके चैप्टर के नाम के हिसाब से होता है, सो ऑडिट एंड ऑडिटर्स का चैप्टर है तो उसका फॉर्म नंबर एडीटी से आएगा, चार्जेस का फॉर्म सीएचजी से आएगा, तो ये एडीटी 4 फॉर्म है, याद रखना एमसीक्यू में आ सकता है। तो फॉर्म नंबर एडीटी 4 है, किसका बोलो, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, तो जो ऑडिटर रिपोर्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को वो फॉर्म नंबर एडीटी 4 है। तो रिपोर्ट करेंगे किसको, सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, किस पे करेंगे, ऑन लेटर हेड, उसमें क्या क्या होना चाहिए, पोस्टल एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी,
कैसे भेजेंगे? रजिस्टर पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू या फिर स्पीड पोस्ट. It should be stamped and signed by CA with mobile number and it should be followed by email. email ID नहीं, email बस. तो कि हमने क्या कर लिया, आपको ऐसा ऐसा फ्रॉड का रिपोर्ट कर दिया है, इसका एक ईमेल भी हम उनको जरूर भेजेंगे. ठीक है जी. ओके. साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट में भी डिस्क्लोजर देना जरूरी है. सेक्शन नंबर 134 अगर आपको याद है, व्हाट इज 134? इज अ बोर्ड रिपोर्ट. सो बोर्ड रिपोर्ट में भी इस फ्रॉड के रिपोर्टिंग का रिपोर्ट बोर्ड ने देना जरूरी है. ऑडिटर ने बोर्ड को बोला, बोर्ड अपने रिपोर्ट में लिख करके स्टेक होल्डर के सामने, शेयर होल्डर के सामने रख देंगे. उसमें क्या क्या लिखेंगे? अगेन नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, अप्रोक्सीमेट, पार्टीज इन्वॉल्व एंड रेमेडियल एक्शंस टेकन और नॉट. ये एडिशनल है बोर्ड रिपोर्ट में. समझ रहे हो? एग्जाम में सवाल आ सकता है, व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द बोर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड. तो वहां पे ऑडिटर का लिख के मत आ जाना, नहीं तो लिखेंगे रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, चलो चलो लिखते हैं 1 करोड़ से कम, अरे 1 करोड़ से उसका संबंध ही नहीं आता है. यहाँ पे बोर्ड की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं. सो बोर्ड की रिपोर्ट में हमको लिखना है कि ऑडिटर ने ऐसा ऐसा फ्रॉड ढूंढ के दिया था हमको. तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, अप्रोक्सीमेटली, पार्टीज इन्वॉल्व, और हमने क्या रेमेडियल एक्शंस लिए हैं या नहीं लिए हैं. लिए हैं तो भी लिखेंगे, नहीं लिया है तो भी लिखेंगे, बिकॉज शेयर होल्डर हैज अ राइट टू नो कि बोर्ड ने इसके बारे में क्या किया है. बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स. दे आर द रिप्रेजेंटेटिव इन द कंपनी ऑफ व्हाट? द शेयर होल्डर्स. ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेबल टू कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो. मतलब ये जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग की बात किया ना, ये बस सीए के ऊपर लागू नहीं है, ये सीएस और सीडीएम है, इनके ऊपर भी लागू है. समझे नहीं समझे? मतलब सीएस को कुछ फ्रॉड मिला, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल. सीडब्ल्यू है, सीए में कोई फ्रॉड ढूंढ के निकाला, उसके लिए भी सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल. क्लियर है? ओके. एंड लास्ट वन, फ्रॉड मिला और ऑडिटर को अगर लगता है कि मैं इस असाइनमेंट में कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा किसको? जिसने उसको अपॉइंट किया गया है या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, जो भी उसके लॉज एंड रेगुलेशंस, जैसे कि एमसीए है यहाँ पे कंपनीज एक्ट में, तो उसको रिपोर्ट करेगा. क्लियर है? समझे? नेक्स्ट वन, कंसिडर. अगर विड्रॉल पॉसिबल है तो वो कंसिडर करेगा, और अगर विड्रॉल हो गया तो डिस्कस करेगा किसके साथ? मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूसी के साथ. द रीजन व्हाई ही इज विलिंग टू विड्रॉ एंड रिपोर्ट इट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी. अपॉइंटिंग अथॉरिटी समझ रहे हो ना? फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं इन एनुअल जनरल मीटिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी अलग अलग है. अगर फर्स्ट ऑडिटर ने फ्रॉड ढूंढा है तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और अगर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर ने फ्रॉड ढूंढा है तो शेयर होल्डर्स. तो रिपोर्टिंग अथॉरिटी यहाँ पे ये बोला है, क्या बोला है? कि अगर वो क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है अपनी असाइनमेंट को, अपने ऑडिटर के पद से अगर वो अपने आप को रिजाइन करवा रहा है, देन ही हैज टू रिपोर्ट टू किसने उसको अपॉइंट किया, उसको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे? ओके. तो ये भी इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये आपको हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए. यहाँ पे खत्म हो गया चैप्टर नंबर 5. व्हाट इज दिस फ्रॉड? क्लियर छे? एनी डाउट सो फार? आएंगे चैप्टर नंबर 6. व्हाट इज चैप्टर नंबर 6? Audit in an automated environment. What is the automated environment? Meaning of the automated environment? It is the processes, operation, accounting and decisions using the computer system. जो भी हो रहा है सिस्टम के जरिए हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हो रहा है. What are the features of automated business environment? अरे कंप्यूटर के जो भी बेनिफिट्स है लिख दो. फास्टर ऑपरेशन, accuracy of data processing, processes large volume, integration, better security, less human errors and latest information. कंप्यूटर से जो भी आपको बेनिफिट आ रहे हैं सब यहाँ पे झाड़ दो. क्लियर है? आगे बढ़ेंगे. रेलेवेंस, व्हाई, हाउ द आईटी इज रेलेवेंट इन एन ऑडिट. याद रखेंगे ऑटोमेटिक, इसका कीवर्ड याद करने के लिए मैंने रखा हुआ है ऑटोमेटिक. तो सारे ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन, ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एंट्रीज, ऑटोमेटिक बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एंड ऑटोमेटिक रिपोर्ट्स. सो ये सारी ऑटोमेटिक हो रही है. क्या सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिक हो रहे हैं, इसलिए आईटी ऑडिट के लिए भी रिलेवेंट है. बिकॉज ऑडिटर को रिपोर्ट चाहिए तो आईटी के जरिए लेना पड़ेगा ना, बिकॉज मैनुअल तो है ही नहीं. सारे प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं बोलो? ऑटोमेटेड हो रहे हैं, तो ऑडिटर को आईटी लेके ही ऑडिट करना पड़ेगा. सो व्हाई आईटी इज रेलेवेंट टू ऑडिट? बिकॉज सारे ऑटोमेटिक हो रहे हैं. याद रखो क्या बोला मैंने? व्हाई आईटी इज रेलेवेंट टू ऑडिट? बिकॉज सारे ऑटोमेटेड. क्या क्या ऑटोमेटेड हो रहा है? पहला, सारे कंप्यूटेशन, क्या डेप्रिसिएशन कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है रे, डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिक हो रहा है. तो ऑडिटर को कंप्यूटर में जाके देखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन कैसे है. डायरेक्टर को पूछना, डायरेक्टर वो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया? मैंने नहीं किया, सिस्टम ने किया. तो वी हैव टू गो टू द सिस्टम. ठीक है. अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे हो रही है?
अरे डीमार्ट में ऐसा स्कैन किया, अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, किसी ने अकाउंटिंग एंट्री किया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो सारा ऑटोमेटिक किया। तो व्हाई द आईटी इज रेलेवेंट फॉर ऑडिट? बिकॉज सारा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। कैसे हो रहा है सारा? ऑटोमेटिक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन, ना सिचुएशन इन विच द आईटी इज रेलेवेंट, दोनों में फर्क क्या है? पहले सेकंड क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि व्हाई आईटी, हाउ आईटी इज रेलेवेंट, हाउ, क्यों आईटी की गरज क्यों है? बिकॉज सब ऑटोमेटिक है। और ऐसे कौन से सिचुएशंस है जहां पे आईटी की गरज है, क्यों जरूरत है? बिकॉज इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस एंड इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट, इसके लिए रिलेवेंट है। अब मेरी बात सुनिए, दोनों में फर्क क्या है? Why IT is relevant to audit? Because सब कुछ ऑटोमेटेड है। और कौन से सिचुएशन में आईटी की गरज है? बिकॉज ये है कि इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, हाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड अगर आपको ऑडिट इफेक्टिव करना है, एफिशिएंट करना है, तो आईटी लेके ऑडिट करो। समझे? नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, आईटी पोजेसेस सम रिस्क्स। आईटी से ऑडिट करेंगे तो हमारे पास रिस्क भी, क्या रिस्क है? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, unauthorized access to data। अब आईटी की वजह हो रही है डायरेक्ट डेटा चेंजेस, एक्सेसिव एक्सेस, लैक ऑफ एडिक्वेट एसओडी, अनऑथोराइज्ड चेंजेस टू सिस्टम, फेल्स टू मेक चेंजेस एंड लॉस ऑफ डेटा। जो भी आईटी के रिस्क है, जो भी आईटी के बारे में बुरी बुरी बातें बोलना चाहोगे, वो सब उधर डाल दो। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इंपैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क। तो यहाँ पे 3 लेवल पे है, एक ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट, ऑन कंट्रोल्स एंड ऑन रिपोर्टिंग। याद आ रहा है ना आपको सब कुछ? यस। तो ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट, कैनॉट रिलाई ऑन डेटा, रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड एंड मोर ऑडिट एविडेंसेस। सेम आपको कंट्रोल्स में भी दिखेगा, कैनॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड एंड मोर ऑडिट एविडेंसेस। ऑन रिपोर्टिंग पे किसको रिपोर्ट करेंगे? कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट्स। बिकॉज आईटी के रिस्क है, तो उसका इंपैक्ट ऑडिट पे क्या हो रहा है? एक तो हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, कंट्रोल्स को चेक करना पड़ेगा और ज्यादा एविडेंस लेने पड़ेंगे, सब्सटेंटिव में भी और कंट्रोल्स में भी। और रिपोर्टिंग में किसको रिपोर्ट करेंगे? आईटी का प्रॉब्लम है, टीसीडब्ल्यूजी को बोलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को बोल के फायदा नहीं है। तो टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे और अपना रिपोर्ट मॉडिफाई करेंगे कि ये ऐसा ऐसा है, गलती होगी, रिपोर्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन क्या बोलो? डेटा एंड व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? इट इज द प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स सच एज द कैट टूल्स। व्हाट इज कैट टूल्स? कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक्स। कैट मतलब क्या है? कंप्यूटर। जैसे कि हमने स्कार्फ देखा, आईटीएफ देखा, स्नैपशॉट देखा, और क्या देखा? सीआईएस देखा। ये क्या है? टूल्स है, टेक्निक्स है टू डू ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, टू टैप द वास्ट इलेक्ट्रॉनिक डेटा। आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अमेज़न। अगर अमेज़न की बात करूंगा तो बताएंगे विदाउट हैविंग आईटी और विदाउट हैविंग अ कैट टूल्स, कैन आई कंप्लीट माय ऑडिट ऑफ अमेज़न? नो ना। कैन आई डू द ऑडिट ऑफ रिलायंस? नो। तो इसीलिए क्या चाहिए मुझको? टू टैप द वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा आई रिक्वायर्ड व्हाट? कैट टूल्स। एंड टू ऑब्टेन द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। एग्जांपल क्या है इसका? आइडिया, एसीएल है ना, अपने मॉड्यूल में ये एग्जांपल है। तो अगर डेटा एनालिटिक्स का एग्जांपल क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये आइडिया और एसीएल के एग्जांपल जरूर लिखना, बिकॉज सजेस्टेड आपके मॉड्यूल से ही आता है और आपने वही एग्जांपल लिखे तो लाइफ इसको लगा डाला, लाइफ जिंगा डाला। क्लियर छे? ओके, तो यहाँ पे खत्म हुआ अपना चैप्टर नंबर 6 ऑल्सो। एनी डाउट सो फार? नो? चलो yes, chalo, can we start? Yes, so we are revising chapter number 7 and chapter number 8 of the audit. So chapter number 7 is in front of you. क्या नाम है? Audit sampling. Okay, yeah, chapter number 1 audit sampling का ऐसे है, ऐसे 530 नाम क्या मीनिंग बताएंगे सैम्पलिंग का? तो what is meaning of sampling? Application of audit procedures to less than 100% of the items of the population। मतलब कि मेरे पास स्टॉक का पॉपुलेशन पड़ा हुआ है, उस पॉपुलेशन में से मैं कुछ चुनिंदा आइटम्स निकालूंगा और उसके ऊपर मैं अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा, उसको बोलेंगे क्या? सैम्पलिंग। और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? जिस भी सैंपल को मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाया है, उसके जो भी क्या आ रहे हैं, उसके जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, आई कंस्ट्रू दैट दिस वुड बी फॉर द होल पॉपुलेशन। यस और नो? यस। उसके बाद पॉपुलेशन हमने बोला, तो व्हाट इज पॉपुलेशन? Population is what? The entire set of data from which sample is to be selected. What are the characteristics of population? It should be CAR. So CAR. C stands for complete, A stands for appropriate, R stands for reliable. ठीक है? तो ये रहे बोलो characteristics of population. हाँ जी, समझे? नेक्स्ट वन है अप्रोचेस टू सैम्पलिंग। कितने अप्रोचेस है? 2। पहला स्टैटिस्टिकल, दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल का मतलब है
यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, मैथमेटिक्स वगैरह जो भी लॉजिकल है। एंड व्हाट इज नॉन स्टैटिस्टिकल, जो स्टैटिस्टिकल नहीं है, जो ऑडिटर के पर्सनल एक्सपीरियंस और उसके जजमेंट पे डिपेंड करेगा। यस और नो। उसके बाद स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग मोर साइंटिफिक है, मार्क दिस इंपॉर्टेंट बिकॉज एग्जाम में सवाल आया था। एक्सप्लेन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज मोर साइंटिफिक, व्हाई? बिकॉज it uses the mathematical laws and it has a wide range of applicability where the population having a similar items. उसके बाद what are the advantages of statistical sampling, again important. तो what are the advantages? पहला आपको बताऊं मैं, इसके ऊपर सवाल आया था। यस और नो, मतलब एडवांटेज है, एडवांटेज के अंदर पहला एडवांटेज है और उसी एडवांटेज पर सवाल पूछ के रखे उन्होंने। तो पहला सवाल क्या है? दैट सैंपल साइज डू नॉट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। मतलब बताएंगे सैंपल साइज मतलब क्या होता है? सैंपल साइज यानी कि परसेंटेज। ओके, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग सैंपल साइज इज व्हाट? परसेंटेज। एंड पॉपुलेशन साइज बढ़े, भले ही बढ़े, लेकिन मेरा सैंपल साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप पे सैंपल क्वांटिटी बढ़ सकती है क्या? फॉर एग्जांपल 10% का सैंपल साइज है, 1000 मेरी क्वांटिटीज है, तो हाउ मच इज द सैंपल क्वांटिटी? 100। लेकिन वही अगर मैंने पॉपुलेशन को 2000 कर दिया तो क्या मेरा सैंपल क्वांटिटी बढ़ेगा? कितना? 2000 का 10%, कितना आ गया? 200। लेकिन क्या सैंपल साइज बढ़ा 10% का? नहीं, वो 10% का 10% ही है। तो पहला एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग इज व्हाट? दैट सैंपल साइज डू नॉट विद इंक्रीज इन द, वेरी गुड। उसके बाद क्या ये ऑब्जेक्टिव है? क्या ये डिफेंसिबल है? भाई ऑब्जेक्टिव है बिकॉज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जो सैंपल्स आएंगे ना वो कुछ ऑब्जेक्टिव से आएंगे, मतलब कि हमारे ईच एंड एवरी पॉपुलेशन, सॉरी ईच एंड एवरी आइटम विद इन द पॉपुलेशन, वो क्या होने चाहिए बोलो? जो भी सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं इट शुड रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और उसी ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को चूज किया है ओवर एंड अबाउट द नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, एंड इट इज डिफेंसिबल। व्हाई? आगे जाके कुछ गलती भी होती है तो मेरे पास डिफेंस है कि मैंने स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ऐसे ही मैंने कोई भी सैंपल नहीं उठाया, मैंने कुछ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इस्तेमाल करके मैंने सैंपल्स निकाले हैं। यस और नो। उसके बाद इट गिव्स अस अ मिनिमम सैंपल साइज, जहां पे रिस्क फ्लक्चुएटिंग है वहां पे मेरे पास मिनिमम सैंपल साइज है, एंड इट इज व्हाट? ए कैलकुलेटेड रिस्क। व्हाट इज द रिस्क? ऑडिट रिस्क की बात कर रहे हैं, सैंपलिंग रिस्क की बात कर रहे हैं। तो मैंने जो रिस्क उठाया है, बिकॉज सैंपल निकालूंगा उसके जो रिजल्ट है आई कंस्ट्रू इट एज अ होल पॉपुलेशन, तो मेरा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क कैसा है? कैलकुलेटेड है। एंड लास्ट वन, इट इज अ बेटर, इट गिव्स यू अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज डेटा, बिकॉज सैंपल आ रहे हैं वो क्या है? रिप्रेजेंट करेंगे होल पॉपुलेशन को। तो दिमाग में ये रखो एडवांटेजेस। पहला, सैंपल साइज डू नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, डिफेंसिबल है, तीसरा मिनिमम सैंपल साइज दे रहा है, कैलकुलेटेड रिस्क है, एंड वेरी गुड। उसके बाद नॉन स्टैटिस्टिकल, जैसे कि मैंने बोला कि नॉन स्टैटिस्टिकल मतलब कि इट इज स्टैटिस्टिकल नहीं है जो नॉन स्टैटिस्टिकल है, लेकिन ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड है, ऑडिटर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? दैट एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव कैन नॉट बी अचीव्ड। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कि सैंपल शुड रिप्रेजेंट होल पॉपुलेशन, लेकिन ये एक्सपेक्टेड डिग्री जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट वन है क्लोजनेस ऑफ द क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड। ये जो सैंपल ड्रॉ किया है वो अपने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक से कितना क्लोज है ये मेजर नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकल में कर सकते हैं ना? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। एंड ऑडिटर कैन नॉट एंजॉय द लग्जरी। क्या लग्जरी? कि मैंने जो ओपिनियन दिया है वो सही है, ये लग्जरी हम लोग नॉन स्टैटिस्टिकल में नहीं एंजॉय कर सकते। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द नॉन स्टैटिस्टिकल? कैन नॉट बी अचीव, क्लोजनेस कैन नॉट बी मेजर्ड, एंड बताएंगे एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। सैंपल साइज डू नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द, दूसरा, तीसरा, वेरी गुड। एंड डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज एक्सपेक्टेड डिग्री कैन नॉट बी अचीव, क्लोजनेस कैन नॉट बी, एंड थर्ड वन, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल्स, इसमें से भी सवाल आपको आ सकता है। तो मेथड्स कितने अपने पास? देखो आई थिंक 1 2 3 4 5 है। यस और नो? तो पहला कौन सा है? रैंडम सैंपलिंग। रैंडम में वापस दो, सिंपल एंड सर्टिफाइड। रैंडम सैंपलिंग पूछेंगे तो ये मसाला डाल देंगे आप, हर श्योर? तो बढ़ेंगे व्हाट इज सिंपल रैंडम? each unit has got equal chance of getting selected. what is stratified? पहले strata फॉर्म करेंगे। what is strata? ग्रुप्स। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और हर एक ग्रुप अपने आप में एक पॉपुलेशन जैसा काम करेगा और हर एक स्ट्रैटा में से हम लोग क्या निकालेंगे? सैंपल्स निकालते जाएंगे। ये सुनो, तो डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन इनटू फ्यू ग्रुप्स, इसको बोलते हैं स्ट्रैटा, एंड ईच स्ट्रैटा कंसिडर्ड एज अ सेपरेट पॉपुलेशन एंड द सैंपल्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम ईच स्ट्रैटा। उसके बाद आएंगे क्या बोलो? इंटरवल। व्हाट इज इंटरवल? इसको दूसरा नाम है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक सैंपलिंग मतलब क्या है? नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज।
एंड सैम्पलिंग इंटरवल, ये इससे क्या मिलेगा आपको, एक सैम्पलिंग इंटरवल मिलेगा। अगर आपको याद है 50, तो ईच 50th यूनिट विल बी सिलेक्टेड एंड स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी हैफोजार्ड। आप किस मतलब कि मैंने 10 से चालू किया तो कौन सा आइटम सिलेक्ट होगा, अगर मेरा इंटरवल 50 है तो 60th आइटम विल बी सिलेक्टेड। वेरी गुड, आपको तो सब याद है। उसके बाद मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, इसको दूसरा नाम क्या है, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। इससे क्या होता है, हम लोग वैल्यू के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1000, 2000, 3000, 4000, कितने भी रुपए के मॉनिटरी वैल्यू से उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा आपको कौन सा, हैफोजार्ड। व्हाट इज हैफोजार्ड? हैफोजार्ड सिस्टमैटिक क्यों लिखा है यहाँ पे, नहीं नहीं इसके सिस्टमैटिक नहीं। ओके, हैफोजार्ड मतलब क्या है, नहीं ये अलग से, नहीं नहीं ये अलग है। हैफोजार्ड को ये भी नहीं आएगा, ये इसको काट देता हूँ। हैफोजार्ड मतलब क्या है, विदाउट हैविंग एनी स्ट्रक्चर, विदाउट हैविंग एनी स्ट्रक्चर। तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे हमने सिलेक्ट किया हैफोजार्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम एंड हैफोजार्ड देन? रैंडम में कुछ बेस हो सकता है, जैसे स्ट्रैटिफाइड रैंडम, लेकिन हैफोजार्ड में ऐसा कोई बेस ही नहीं है। हाँ जी, समझे। एंड लास्ट वन क्या बोलो, ब्लॉक सैम्पलिंग। व्हाट इज ब्लॉक सैम्पलिंग? इज अ ब्लॉक ऑफ कॉन्टिग्युअस आइटम्स। व्हाई इट इज नॉट यूजफुल? बिकॉज द ब्लॉक में कंटेन अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम्स। तो अगर हमने एक ब्लॉक सिलेक्ट कर दिया तो वो सिमिलर आइटम वाले है ना, हो सकता है पॉपुलेशन में कोई और कैरेक्टरिस्टिक भी आइटम हो, है ना, समझे नहीं समझे। तो इन सब मेथड में से ना मुझको जो पसंद है वो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही वही लग रहा है ना कि पूरे ग्रुप, पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करो और सब में से एक एक उठाओ, तो सबसे मुझको वही भारी लगता है। तो एक बार वापस रिवाइज करेंगे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। पहला रैंडम, रैंडम में दो, सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। दूसरा सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक दूसरा नाम क्या है, इंटरवल, ये सुनो। तीसरा मॉनिटरी, चौथा हैफोजार्ड, एंड फिफ्थ वन इज अ ब्लॉक सैम्पलिंग। क्लियर छे। नेक्स्ट वन है चार्ट नंबर 2, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। व्हाट इज सैम्पलिंग रिस्क? ड्रॉइंग द इरॉनियस कंक्लूजन। व्हाट इज इरॉनियस कंक्लूजन? रॉन्ग कंक्लूजन। तो हम लोग क्या करेंगे, रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे बिकॉज ऑफ दी रॉन्ग सैंपल्स। मैंने रॉन्ग सैंपल डिटरमाइन, जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्लासरूम है, अगर इस क्लासरूम, ये जो बैच है वो होशियार है या नहीं है, उसके मैंने क्या किया, किसी एक को उठाया, तो उसको सवाल पूछा, उसको जवाब नहीं आया, तो मैंने क्या ड्रॉ किया कंक्लूजन, ये बैच जो है वाहियात है, इसको कुछ नहीं आता है। अगर मैंने किसी और को उठाया रहता, उसने जवाब दिया रहता, तो आई वुड हैव ड्रॉन ये बैच होशियार है। एक्चुअल में बैच होशियार है, लेकिन किसी एक को पूछने की वजह से क्या हो गया, पूरी बैच में मैंने रॉन्ग कंक्लूजन ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग रिस्क। और नॉन सैम्पलिंग रिस्क, जो सैम्पलिंग की वजह से नहीं आता है वो नॉन सैम्पलिंग है। यस तो नो, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बताएंगे क्या क्या रिस्क हो सकता है। डिटेक्शन रिस्क इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। अरे सो नो। या फिर हमने देखा कौन सा, वो ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ ए आरएमएम एंड डी। आरएमएम मतलब इट कैन बी RMM, it can be individual assertion level, it can be at the overall final। तो इनहेरेंट रिस्क भी हो सकता है कई बार, वो हमने इसका क्या कंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखा, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क है, तो ऑडिटर का ओपिनियन गलत जा सकता है, तो इट विल कम अंडर द नॉन सैम्पलिंग रिस्क। या फिर सही से एग्जांपल आपको चाहिए तो डिटेक्शन रिस्क इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ नॉन सैम्पलिंग रिस्क, कि मैंने सैंपल तो सही से ड्रॉ किए है, लेकिन मेरे आंटी गलत है। आंटी गलत मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट गलत है। मेरे आंटी इतने वाहियात है, मेरी आंटी इतनी वाहियात है कि वो क्या नहीं कर पाई, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढ नहीं पाई, तो ये नॉन सैम्पलिंग में आ जाएगा। कुछ समझ रहे हो, ऐसे है ना, वो भजन कीर्तन में नहीं जाते क्या, ऐसे ऐसे करते। क्लासिकल म्यूजिक में, म्यूजिक के प्रोग्राम में लोग जाते हैं ना, घंटा को समझ में नहीं आता है कौन सा राग है, भैरवी राग है या कौन सा राग है ना, सब लोग ऐसा वाह 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 वाह, कुछ कभी कभार हम लोग अपने सुर में सुर मिलाते, जैसे कि हमारे बाप दादा जो है वो क्लासिकल सिंगिंग में महारत हासिल है उनको, हम किसी घराने से बिलोंग कर रहे हैं। अरे क्या बात, ऐसे मुंडी मत हिलाओ, कुछ समझ रहे तो मुंडी हिलाओ, समझ रहा है पक्का। चेस। नेक्स्ट वन, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। तो इवैल्यूएट क्या करेंगे, रिजल्ट्स ऑफ सैंपल एंड सैंपल प्रोवाइड द रीजनेबल बेसिस और नॉट। मतलब ये इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग, क्या इवैल्यूएट करेंगे कि सैंपल जो ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं है, और सैंपल से जो कंक्लूजन आ रहा है वो रीजनेबल है या नहीं। हाँ जी, समझे। तो यहाँ पे खत्म आपका क्या बोलो, चैप्टर नंबर 7। क्लियर छे, एनी डाउट सो फार? आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, एक ही पन्ने का है, जल्दी रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8, एनालिटिकल प्रोसीजर। बताएंगे व्हाट इज द एसे फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर। एसे, अरे श्योर, 580, 520, 580 किसका है फिर, अरे श्योर, ये क्या है 5/10
5/2, 5/2 मतलब 520, are you sure? याद रहेगा। तो ऐसे 520 मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, तो ये क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल, कौन सा, प्लॉजिबल, जोर से बोलो, क्या, प्लॉजिबल, जोर से आंखें बंद करके बोलेंगे, प्लॉजिबल, जोर से बोलो, प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। एग्जांपल दिया था मैंने, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नॉन फाइनेंशियल एंड सैलरी इज अ फाइनेंशियल, तो दोनों का रिलेशन ड्रॉ करके हमने इस साल का सैलरी का एक्सपेंस कितना हो सकता है वो डिटरमाइन कर दिया, मतलब हमने क्या कर लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर कर दिया, ठीक है ना। एंड दैट वी हैव टू इन्वेस्टिगेट द एनी फ्लक्चुएशन वी फाउंड, देन वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर? पहला, it is an evaluation of financial information through analysis of plausible relationship between financial and non-financial data and investigate that what in detail any fluctuation. Next week हम लोग कंपेयर करेंगे, अभी हमको कंपेयर करना पड़ेगा ना, सो कंपेयर किससे करते हैं हम लोग, कंपेयर करेंगे प्रायर पीरियड से, एंटीसिपेटेड रिजल्ट से, या सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन से। किससे करेंगे, एक तो प्रायर पीरियड खुद का, या फिर हमारे कुछ बजट से, या फिर अपनी जैसी कोई दूसरी कंपनी है इंडस्ट्री में तो उसको कंपेयर करेंगे, तो इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग एनालिटिकल प्रोसीजर? ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों करता है, उसको एविडेंस चाहिए कि आरएमएम कितने हैं नहीं है, और उसको क्या करना है, कंक्लूजन फॉर्म करना है, बिकॉज वो नियर एंड ऑडिट के एंड में भी एनालिटिकल प्रोसीजर करेगा टू फॉर्म द कंक्लूजन, यस और नो। तो उसको क्या चाहिए बोलो, एविडेंस चाहिए और कंक्लूजन। तो ये पर्पस है किसका बोलो, एनालिटिकल प्रोसीजर का। टाइमिंग कब करेंगे, प्लानिंग में, शुरुआत में, बीच में और अंत में, शुरुआत में, बीच में और अंत में क्या करेंगे, एनालिटिकल। शुरुआत में क्यों करेंगे, बिकॉज मेरे को आंटी डिसाइड करना है। बीच में क्यों करेंगे, आंटी में कुछ चेंज है तो। और कंप्लीशन में क्यों करेंगे, बिकॉज मेरे को कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। कंक्लूजन को सब्सटैंशिएट करना है। देखो मैंने पूरा ऑडिट कर लिया, मेरे पास कंक्लूजन तय है, मेरा कंक्लूजन है ट्रू एंड फेयर व्यू, लेकिन इसको भी सब्सटैंशिएट करने के लिए एक बार मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन एंड पे क्या करूंगा, देखो ना बुक है ना, एंड पे देखो ना, फॉर्मिंग कंक्लूजन पे नियर एंड प्रोसीजर्स, यहां पे भी क्या करूंगा मैं, एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकता हूं, यस और नो। तो कब कब करूंगा एपी, एनालिटिकल प्रोसीजर, प्लानिंग, टेस्टिंग, प्लानिंग, प्लानिंग। तो टेक्निक्स, व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर? दो टेक्निक्स है, मैं ट्रेंड एनालिसिस करूंगा और रेशो एनालिसिस करूंगा, मतलब ये दो तरीके हैं एनालिटिकल प्रोसीजर करने के, दो तरीके, दो टेक्निक। पहला एक तो ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा रेशो एनालिसिस। व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस? कंपैरिजन ऑफ प्रायर पीरियड डेटा विद द करंट पीरियड डेटा। पिछले सालों में क्या था, इस साल में क्या है, आई फाउंड आउट द ट्रेंड। एंड व्हाट इज रेशो? कैलकुलेटिंग द वेरियस काइंड ऑफ रेशोज, से इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो हो गया, एक्सपेंस टर्नओवर रेशो हो गया, और जो भी पी रेशो, ये रेशो, जो भी आपका रेशो है, तो आप एनालिसिस ट्रेंड ढूंढ सकते हैं, या फिर आप रेशो एनालिसिस कर सकते हैं। ये टेक्निक्स है, मतलब इफ आई आस्क यू टू डू एनालिटिकल प्रोसीजर, देन यू डू ओनली टू थिंग्स, यू ईदर डू ट्रेंड एनालिसिस और ईदर यू डू रेशो एनालिसिस। झाले। हाउ टू पुट अ रिलायंस ऑन द एनालिटिकल प्रोसीजर? पहला है कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, बिकॉज एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए आई रिक्वायर इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन अगर रिलायबल है तो मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर भी रिलायबल ही होगा ना। जैसे कि आई कंपेयर विद द माय पास डेटा, वो तो मेरे पास ही है, मेरे बजट मेरे पास ही है, लेकिन सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन मेरे को बाहर से आ रही है, अगर मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं तो वो सोर्स अच्छा होना चाहिए ना, अरे सही होना चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन आया तो। चलो ऑडिटर के पास क्या है, एक मान लो टेलीकम्युनिकेशन का एक बिग कंपनी है, जैसे रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन है, तो रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन का नेट प्रॉफिट 10% है। तो एज एन ऑडिटर व्हाट आई डिड, आई कंपेयर विद द सिमिलर इंडस्ट्री। जैसे इंडस्ट्री में टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है ना, उसमें टाटा है, उसमें एयरटेल है, उसमें वोडाफोन है, जो भी सब कंपनीज है, अब उनके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मान लो 25% है, ऐसा मुझको इंफॉर्मेशन आया है, कितना है क्या है नहीं मुझको नहीं पता है, लेकिन वो जो सोर्स है ना इंफॉर्मेशन का वो गलत है, मतलब मेरे को गलत इंफॉर्मेशन मिला है, तो बताएंगे मैं रिलायंस की बजाऊंगा नहीं बजाऊंगा? बजाना चाहिए था क्या? मैंने ऑडिट रिपोर्ट में उसकी बजाई नहीं बजाई, मैंने बोला कि सिमिलर इंडस्ट्री में 25% है, साले तुम 10% दिखा रहे हो, फ्रॉड लग रहा है मेरे को। एक्चुअली था क्या, इंडस्ट्री में भी 10-12% ही था, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गलत है, तो मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर का रिलायंस जो है, मतलब आई कैन नॉट प्लेस द रिलायंस
on the results of the analytical procedure. When I can place reliance, जहां पे इंफॉर्मेशन का सोर्स सही है, इंफॉर्मेशन कंपेरेबल है. अरे मेरा टेलीकम्युनिकेशन है और मेरे को है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कंपेयर हो सकता है क्या? कंपेयर सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन, एक ही ग्रुप की इंफॉर्मेशन, सॉरी एक ही इंडस्ट्री के कंपनीज की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करूंगा. नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट इज नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन? वो मुझको इंफॉर्मेशन ओरल मिल रही है, मेरे को रिटर्न मिल रही है, मेरे को अच्छा ऑनलाइन डेटा में डिजिटल डेटा मिल रहा है, मेरे को प्रिंटेड डेटा मिल रहा है. तो जो भी प्रिंटेड है, जो भी ऑनलाइन मिल रहा है, उसके ऊपर रिलायंस रखूंगा ना. ओरल इंफॉर्मेशन से I cannot place the reliance. And last one, control over the preparation of financial information. अब मेरी इंफॉर्मेशन जो एंटिटी का जिसका ऑडिट कर रहा हूं उसके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या फिर उसका जो EIS है, अगर उस EIS में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो वहां से आने वाली इंफॉर्मेशन भी स्ट्रांग है. अगर वीक है तो आई कैन नॉट प्लेस रिलायंस ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द एंटिटी. तो हाउ कैन आई प्लेस रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर? पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरा कंपेरेबिलिटी, तीसरा नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, चौथा श्योर, एंड दिस इज द लास्ट वन, इन्वेस्टिगेशन द रिजल्ट्स. अब पूरा एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया. अब मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, कोई फ्लक्चुएशंस है तो आई विल इंक्वायर टू द मैनेजमेंट और फिर आई विल परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर. उसको हमने डिटेल में देखा हुआ था. अगर मुझको फ्लक्चुएशन मिल रहे, अरे क्या हो गया ये, पिछले बार तो एक्सपेंसेस 1 करोड़ के थे लेकिन इस साल एक्सपेंसेस 100 करोड़ कैसे हो गए, अनयूजुअल फ्लक्चुएशन है. तो आई आस्क मैनेजमेंट बोला कि नहीं नहीं, पिछले साल हमारा नेचर ऑफ ये जो था, क्या बोलते उसको, ऑपरेशन जो था वो कम लेवल पे था, इस साल ज्यादा हो गया. समझे नहीं समझे? जैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंपनी. उस कंपनी का पहले साल जो था लॉस में थे कंपनी, तो 21 या 10 करोड़ का कुछ लॉस था कंपनी का. लेकिन उसके बाद जो कंपनी है वो इतना प्रॉफिट में आ रही, इतना प्रॉफिट में आ रही ना कि सेबी वाले लोग उसको रेगुलेट कर रहे हैं. जैसे कि अडानी ग्रुप का एक कंपनी है, अडानी ग्रुप समझ रहे हो, अडानी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में. तो अडानी ग्रुप की एक ग्रुप कंपनी है, उसका स्टॉक जो है वो सेबी के रेगुलेशन में है, मतलब सेबी के निगरानी में, मतलब वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि ये स्टॉक का प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज उनका प्रॉफिट वगैरह बढ़ रहा है. समझ गया ना? आई थिंक ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, आई थिंक अदानी ग्रुप की फार्मास्यूटिकल कंपनी है. तो उस कंपनी के ऊपर क्या इन्वेस्टिगेशन चला है सेबी ने. वाई? बिकॉज इसका स्टॉक जो है उसका वैल्यू बहुत बढ़ रहा है. वैल्यू क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू वो बढ़ रहा है. इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों बढ़ रहा है? बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है. बैलेंस शीट स्ट्रांग क्यों हो रही है? प्रॉफिट आ रहा है. तो प्रॉफिट ज्यादा क्यों आ रहा है, ये चेक करना जरूरी है. तो मैनेजमेंट ने बोला नहीं, हमारे पास बहुत सारे, अभी हमने कोरोना के चक्कर में बहुत सारे मेडिसिन बनाए हैं, बहुत सारे हैंड सैनिटाइजर बना है, इसलिए अपना प्रॉफिट बढ़ गया है. तो आई विल इंक्वायर द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट ऐसा कैसे हो गया. तो मैनेजमेंट ने हमको रिप्लाई दिया. मैनेजमेंट का रिप्लाई अगर सही नहीं लगा तो मैं क्या करूंगा, आई विल परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. नो, अरे ऐसा नो. तो यहाँ पे खत्म आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज द एनालिटिकल प्रोसीजर. एनी डाउट सो फार? एनी डाउट सो फार? पक्का? रुके हम लोग इधर ही. तो यहाँ पे खत्म आपका चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन. ओके जी. Elite Professional Academy. Endeavor to achieve excellence.